रुकिएगा। आ रही है। ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे सभी आज शिक्षक सब बंधु, हमारी बहनें और भाई, उनको मेरा सादर प्रणाम। आदरणीय कुंती दीदी, राठौर भैया को भी मेरा सादर प्रणाम। तो अभी जो रुक्मणी दीदी कह रही थी विद्यालय में, तो वास्तव में विद्यालय में जब हम जाते हैं तो हमको क्या है, आज केवल हम एक किताबी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और हमारे ऊपर शासन का इतना प्रेशर रहता है कि हम सोचते हैं कैसे उसको करें। और बहुत से टीचर तो ऐसे हैं जो सोचते हैं अरे पुस्तक पढ़ा दी हमने, बच्चों को पढ़ा दिया, उतना हो गया। लेकिन जब हम लोग ये देखते हैं कि बच्चों में क्या संस्कार है तो ऐसा दिखता है कि हमको एकदम संस्कार दिखते हैं। और मैं विद्यालय में अपने जहाँ मैं पढ़ाती हूँ, हमारा जो विद्यालय वो एकदम ही पिछड़ा जनजाति है, जहाँ मतलब मेरे जो बच्चे हैं 65 बच्चे टोटल कोरवा बच्चे हैं। अभी जो मेरे पास है 65 बच्चे टोटल कोरवा बच्चे हैं। और उनसे अगर आप कुछ संस्कृति के बारे में या कुछ बात करेंगे तो वो बच्चे कुछ नहीं जानते हैं। आप उनसे किसी चीज का अर्थ पूछेंगे या आप उनको बताने लगेंगे तो वो नहीं जानते हैं। तो मैं उनको बाल संस्कार शाला जो है उस शनिवार का शनिवार चलाना शुरू की। और मैं रोज बताती हूँ कुछ ना कुछ। जैसे जो हमारा जो 3 बजे के बाद समय होता है, बच्चे नहीं पढ़ते हैं उस समय में, तो मैं बच्चों को बैठाती हूँ, उनको जो हमारी बाल संस्कार शाला की कहानियां हैं, कुछ प्रेरणाप्रद कहानी, उनको भी मैं बताती हूँ। और उनको ये सिखाना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे तक समझ पा रहे हैं। तो मैं अपने जो बच्चे उनको नैतिक शिक्षा को बाल संस्कार शाला से जोड़ दी हूँ। और जो हम देखें तो हमारा जो बाल संस्कार शाला है वो एक तरह से नैतिक शिक्षा ही है, क्योंकि अगर उसको मैं विस्तार करूं बाल संस्कार शाला का जो, तो उसका अर्थ भी है, अर्थ भी वही दिया हुआ है हमको कि इसमें हमको क्या क्या करना है। बाल संस्कार शाला में जैसे बाल का अर्थ क्या है, संस्कार का अर्थ क्या है, तो नैतिक शिक्षा में भी वही है कि अ, बड़े कैसे हम गुरुजनों का अपना आदर करें, कैसे हम बड़ों को आदर दें, कैसे हम किसी भी चीज को हम उनसे प्रणाम करके, जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कैसे बड़े हैं तो उनका प्रणाम करें, कैसे उनको चरण स्पर्श करें, इन सब बातों को मैं बच्चों को सिखाती हूँ। और उसमें जो बच्चे हैं वो सीखते भी हैं। अब बच्चे पहले शुरू शुरू में जब मैं बाल संस्कार शाला शुरू की, एक अनुभव बताना चाह रही, मैंने बच्चों को कहा सूर्य को हम लोग आप लोग एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करो और सूर्य का ध्यान करो। बच्चे एकदम मेरी ओर देखने लगे कि मैडम क्या बोल रही है। मैं बोली, हमारी जो यहाँ की लोकल भाषा उसका प्रयोग करके बोली कि तुम लोग ये देखो, बेर बेर जब उगता है तो वो कैसे लक 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 करता है, जब वो उसका ध्यान करो। तो बच्चे जान गए और बच्चे क्या करने लगे, जैसे ही मैं उनको बोलती हूँ कि आप लोग ध्यान करो तो बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं और सूर्य का ध्यान करने लगते हैं। और फिर उनको गायत्री मंत्र सिखा दी हूँ। जैसे भोजन ग्रहण करते हैं तो वो डेली गायत्री मंत्र करते हैं, तो उस दौरान वो गायत्री मंत्र भी करते हैं और गायत्री मंत्र करते हैं। फिर उसके बाद उनको मैं गुरु वंदना करवाती हूँ। और फिर जैसे गुरु वंदना कर लेंगे तो बच्चों को फिर मैं कुछ छोटे बच्चे हैं, वो चौथी पांचवी के बच्चे हैं, तो उनके हिसाब से जो अर्थ है उनको उनकी भाषा में उनको समझाती हूँ। फिर बच्चों को मैं कोई प्रेरणाप्रद कहानी सुनाती हूँ। और फिर उनको जैसे हमारे जो सदवाक्य हैं तो उनको बच्चों को सुनाती हूँ। आजकल मेरे बच्चे जैसे सदवाक्य में, अपना एक सदवाक्य जिसमें पुस्तक में दिया हुआ है, करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर होत निशान। उसमें उसको मैं बच्चों को कई जगह लाती हूँ। जैसे बच्चों को बोलूंगी कि तुम लोग साइकिल चलाना सीखते हो तो ये बताओ पहले तुम लोग क्या करते हो, पैडल मारते हो, फिर कैंची सीखते हो, कैसे सीखते हो। तो बच्चे धीरे धीरे उन चीजों को सीखते जाते हैं और उनको समझने लगे हैं अब। इस तरह से मैं उन बच्चों को फिर उसके बाद जैसे खेल हो गया, खेल करवाती हूँ। उस दौरान क्या करती हूँ कि जैसे अपने छोटे बच्चे हैं उनको क्या याद हो जा रहा है, कैसे याद होगा। तो एक हमारा इसमें बाल संस्कार शाला में एक गेम चलता था कि बच्चे से फलों के नाम याद करवाना, सब्जी ले लो सब्जी ले लो। तो जैसे उसमें फलों के सब्जी के नाम याद करवाना, फलों के नाम याद करवाना, इस तरह से बहुत सी चीजें प्रेरणा पद उसमें आती जाती है और बच्चे याद करते जाते हैं। और फिर जैसे एक दो बच्चों को साथ में खड़ा कर देती हूँ और कहती हूँ कि इनको प्रणाम करो, एक दूसरे को आप लोग आदर करो तो प्रणाम करो। और मेरे बच्चे जो हैं और स्कूल जहाँ है वहाँ के बच्चे बोलते हैं, जैसे सुबह आते बोलते हैं मैम गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चे गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं,
मैं अपने बच्चों को ये सिखाई हूँ बेटा कि आप जब भी किसी को देखना उनको प्रणाम करना, प्रणाम करोगे तो उनसे तुमको आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरे बच्चे अगर कोई आया या कहीं मिलते हैं तो आप एक बात, हम किसी भी टाइम अगर मैं जाती रहूँ तो वो बच्चे कहेंगे मैडम प्रणाम, वो घर जाने लगेंगे तो भी प्रणाम करेंगे, और अगर रास्ते में फिर मैं मिल गई तो फिर वो लोग कहेंगे मैडम प्रणाम। तो इस तरह से अपने बच्चों को मैं ये अपने इस बाल संस्कार शाला के माध्यम से उनमें संस्कार डालती हूँ। और तो और हम जहाँ रहते हैं हमारे बच्चे जो नशा से एकदम गिरफ्त में, उनके माँ बाप जो हैं वो मतलब बहुत ही ज्यादा नशा करते हैं। हम स्कूल में तो उनको अच्छा सिखाते हैं, लेकिन घर जाइएगा तो उनके माता पिता दारू पीने वाले हैं, कुरवा है तो कुरवा दारू बहुत पीते हैं। तो बच्चों को हमेशा सिखाती हूँ कि बेटा तुम लोग मत पियो। जैसे कभी उनके माँ बाप सड़क पे स्कूल के सामने से झूलते हुए चले जाते हैं तो बच्चे थोड़ा सा देखते थे, बड़ी देखो कितनी बेइज्जती अभी लग रही है इनकी, ये जा रहे हैं तुम लोग इनको देख के हंस रहे हो, तो बच्चे कहते हैं हाँ मैडम। तो वो भी बच्चों को मैं बताती हूँ। और फिर इसी तरह से जैसे हम कहीं स्कूल में गए दूसरे, कभी कभी कोई शनिवार को मैं जैसे हाई स्कूल में जाती हूँ, वहां बच्चों को उनके नशे के बारे में जैसे बताना, उनके उस विषय को लेके बताती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना बच्चों के बीच जो संस्कार है उसको मैं बच्चों तक पहुंचाती हूँ। और अभी एक और मैं आपको बता रही, दीदी कह रही थी कि बच्चे बहुत चीजों का अर्थ नहीं जानते हैं, तो ये एक बात सही है। हम लोग अभी गर्मी में हमारा 3 दिवसीय कन्या कौशल शिविर था, हम लोग राजपुर ब्लॉक के कुंदी कला में गए थे। तो सरस्वती दीदी उस दौरान महापुरुषों के बारे में बताने लगी। जब बच्चों से हमने महापुरुषों के बारे में जब बातें करने लगे तो वो बच्चे महापुरुषों के बारे में जान नहीं रहे, और कुछ शब्दों को जब हम पूछते तो उसका बच्चे अर्थ ही नहीं जान रहे थे उस कन्या कौशल शिविर में। तो सरस्वती दीदी बोली आपको स्कूल में बताते हैं इसके बारे में? बच्चे बोले नहीं बताते हैं। तो फिर मैं बोली दीदी इनको कैसे करेंगे? तो सरस्वती दीदी बोली कोई बात नहीं दीदी, अभी हम इसको गोद ले लेते हैं, और चलिए जब स्कूल खुलेगा तो हम लोग एक दिन यहाँ जरूर आया करेंगे। दीदी टाइम तो नहीं हो जा रहा है ज्यादा? हाँ दीदी, लिमिट थोड़ा इतना समय आप पहले ही बोल रही हैं तो आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं आगे मैं बता दूंगी। हाँ तो चलिए दीदी, और इसी तरह से अपने बच्चों में जो हम किताबी शिक्षा से हट के उनको बाल संस्कार शाला के माध्यम से संस्कार दे रहे हैं, और हर जगह सिखाते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलें। जी दीदी, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। आइए, और समय चूंकि हम लोग ऑनलाइन में हैं तो हमारे पास 1.5 घंटा का समय है, और इसी में सबके विचार भी लेना है और साथ ही साथ जो भी सलाह है उसको भी लेनी है। तो मैं थोड़ा समय सीमित करती हूँ दीदी आप लोग से, 2 या 3 मिनट में आप अपनी बातें रखेंगे कि आप अपने विद्यालय में क्या अनुभव कर रहे हैं। हमारी पुनिया दीदी को अगले क्रम में मैं जोड़ रही हूँ, और पुनिया दीदी के बाद हमारी पार्वती चौहान दीदी तैयार रहेंगी। पुनिया दीदी आवाज नहीं आ पा रही है, मौसम देखिएगा, नेटवर्क वगैरह। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ अब आई। अब आई ना, वैसे पकड़ी हूँ। तो जी। आदरणीय कुंती दीदी जी को मेरा प्रणाम, एक हाथ में पकड़ी हूँ दीदी, ये नहीं हो रहा है। आदरणीय राठौर भाई साहब को मेरा प्रणाम, सम्मानी मंच सभी को प्रणाम, जो हमारे कोने कोने से जुड़े हुए हैं सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। दीदी, तो मैं मतलब नैतिक शिक्षा की कक्षा के दरमियान मैं बच्चों को छोटी छोटी जानकारी बताती हूँ, ज्यादा डीपली तो नहीं जाती हूँ। जब बच्चों को समझ में मतलब मैं समझूंगी बच्चों को और बच्चे मेरे को समझेंगे, तो मैं और भी मतलब गहराई में जाकर के उनको बताऊंगी। अभी क्योंकि मेरी नई संस्था है, पुराने जगह में थी तो वहां के बच्चों से घुल मिल गई थी, तो मैं बच्चों को बताती हूँ बेटा, जैसे कि बड़ों का आदर सम्मान करना है। आदर सम्मान करने का मतलब क्या है? बस चरण स्पर्श कर दिया और हो गया? नहीं, बच्चों उनकी बातों को मानना है, वो जो बोलते हैं उनकी बातों को आपको मानना है, मानना ही नहीं है बल्कि उनके उनके विश्वास पर आपको खरा उतरना है। फिर जैसे स्कूलों में विभिन्न गतिविधियां कराई जाती है, जल संरक्षण बचाव पर मतलब पोस्टर नारेबाजी स्लोगन करवाया जाता है, तो बच्चों को ये बताती हूँ, ये तो बस फोटो खींच के भेज दिए, शासन तक हमारी बात पहुंच गई, लेकिन बच्चों सही में रियल में वास्तव में क्या आप लोग जल को बचाने के लिए ऐसा आप लोग की मानसिकता बनती है क्या? उसको सोचना है।
कि कहीं पर जल का जो टोटी खुला हुआ है, नल बह रहा है और आप उसको बंद कर रहे हैं कि नहीं बंद कर रहे हैं, तब तो आप समझदार, मतलब समझदारी से आप काम कर रहे हैं, आपकी वो नैतिक जिम्मेदारी है, आप उसको समझ पा रहे हैं। जैसे कोई बिस्किट खा लिए, चॉकलेट खा लिए और खाए और रास्ते में फेंक दिए, तो फिर आप क्या मतलब आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि आप मतलब आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, खाए और कहीं पर भी फेंक दिए, आपका काम हो गया, तो इससे क्या हो रहा है, आप गंदगियां फैला रहे हो, वातावरण को दूषित कर रहे हो। उसी प्रकार से पर्यावरण के प्रति मतलब बच्चों को बताती हूँ, जैसे हमारा तो छत्तीसगढ़ राज्य, भारत तो पर्वों का देश है, लेकिन हमारा छत्तीसगढ़ में हर 12 माह कहना चाहिए कि पर्व उत्सव मनाया जाता है। जैसे कि होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं तो उसके पीछे कभी रीजन है, उधर मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बच्चों को बोलती हूँ, बच्चों पटाखा तो फोड़ते हैं विशेष दीपावली में, लेकिन क्या अनावश्यक रूप से पटाखा फोड़ना अ, ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण के साथ साथ धन की बर्बादी। फिर उसके बाद होली में मतलब उसके बारे में बच्चों को अच्छे से बताती हूँ। उसके बाद होली में होली भी हर उत्सव जो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सीख लेकर के आता है, लेकिन हम उसको कुछ मतलब उसकी सही समझ नहीं है हम लोगों को, इसलिए मतलब रंग गुलाल को फुहड़ता की तरह खेलते हैं, एक सम्मानजनक दृष्टि से उसको नहीं देखते हैं, और उससे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है अनावश्यक रूप से। तो इस प्रकार से दीदी मैं बच्चों को कुछ कुछ चीजें बताती हूँ, और धरती के भगवान माता पिता है उनके बारे में भी बताती हूँ। जब दीदी इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, धन्यवाद। आज हमारे दीदी लोग तो नैतिक शिक्षा के लिए आए थे, कम से कम 200 बच्चे वहां पर उपस्थित थे। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे इसमें चीजों को जोड़ा कि हम अपने त्योहारों के बारे में, उसकी वैज्ञानिकता के बारे में बच्चों को जरूर बताएं। आजकल जो त्योहार जो है वो एक कार्यक्रम प्रोग्राम का रूप ले रहा है, और प्रोग्राम मतलब सिर्फ हो हल्ला होता है, उसकी जो वास्तविकता है, जो सुंदरता है, वो खत्म हो रही है। तो हम लोग की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारत त्योहारों का देश है तो उसकी सुंदरता को हम कैसे बच्चों के समक्ष रखें। बहुत सुंदर। आइए अगली कड़ी में पार्वती चौहान दीदी, इसके बाद मैं कोंडा गांव से गुलेंद्र भैया तैयार रहेंगे हमारे। पार्वती चौहान दीदी। जी, आदरणीय राठौर भैया जी, आदरणीय कुंती दीदी जी, आदरणीय रुक्मणी दीदी जी, आप सभी के चरणों में नमन वंदन, और फ्रांस से हमारे जितने भी दीदी भैया जुड़े हुए हैं सभी को नमन वंदन। शुरुआत में जैसा कि हमारा जो जसपुर जिला है वहाँ तो ज्यादा लोग क्रिश्चियन लोग हैं, 50% लोग क्रिश्चियन लोग हैं। और शुरू में संघर्ष तो करना पड़ा, कहिए शुरू शुरू में जब मैं योग की कक्षा लेती थी तो अ, मुझे कहा जाता था कि आप ओम का उच्चारण मत कीजिए। तो बहुत मैं दुखी हुई शुरू शुरू में, जब ओम का उच्चारण नहीं करना है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी, फिर भी मैं योग की कक्षा लगातार लेती रही। और हमेशा जो बैगलेस डे होता है उस पर मैं बाल संस्कार शाला की कक्षा लेती हूँ, और उसके साथ में मैं उसमें ऐड कर देती हूँ नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा एक बहुत बढ़िया विषय है, और चूंकि हम उसके नंबर तो देते हैं मगर उसकी उसकी गतिविधि नहीं होती है स्कूल में। तो बाल संस्कार शाला और नैतिक शिक्षा दोनों को हम जोड़ के अगर काम करें तो बहुत अच्छा होगा। तो शुरू में तो जब ओम का उच्चारण करने के लिए मना किया जा रहा था, तो गुरुदेव ने ऐसा रास्ता निकाला कि बुधवार को एक मैडम आने लगी, वो योग करवाती थी। तो जब वो मैडम आई और ओम का उच्चारण करके योगा करवाई तो स्कूल में बहुत अच्छा माहौल बना, और जो हमारी प्रधान पाठक हैं वो साहस ही बिल्कुल तैयार हो गई। तो ये अच्छा लगा, कहिए। और हमारे यहाँ माझी बच्चे हैं और क्रिश्चियन बच्चे हैं, उरांव बच्चे। तो दिक्कत तो होता है, कहिए, मगर फिर भी गुरुदेव की कृपा है कि उनको अगर हम ये बोलते हैं बेटा आज शनिवार है और आज आपको पढ़ाई नहीं करना है, आज हम लोग कुछ कुछ गतिविधि करेंगे। उसमें हम लोग ये करते हैं दीदी की, मैं स्वास्थ्य की कक्षा लेती हूँ, और नैतिक शिक्षा, और उसके साथ साथ में बाल संस्कार शाला थोड़ा थोड़ा सभी को छूने का प्रयास करती हूँ।
और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि जैसे जो गांव की स्थिति होती है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं अधिकतर जो पेरेंट्स हैं वो इतना ज्यादा शराब पीते हैं और बच्चों को स्कूल केवल इसलिए भेज देते हैं कि उनका पीछा पीछा छूट जाए, उनको स्कूल में खाना मिल जाए। तो ऐसे बच्चे हैं हमारे, तो पीड़ा तो बहुत होती है। और जब कभी मन भर आता है तब उनके बीच में बैठ के व्यसन की भी बातें करते हैं कि बेटा देखो शराब पीने से ऐसा होता है, शराब पीने से ये बीमारी होती है, तो आप लोग अपनी मम्मी पापा से निवेदन करना। यहाँ पर तो बहनें भी शराब पीती हैं, आप लोगों को बहुत लोग को पता होगा जसपुर जिला में। अगर मैं कहूँ तो हमारे बगल के घर में शराब बनता है, घरों घर शराब बनता है। ये बहुत, मुझे लगता है सबसे ज्यादा काम इसके ऊपर करने की जरूरत है। और इसके विषय में सबसे ज्यादा अगर कोई जागरूक कर सकता है तो हम सभी जो शिक्षक साथी हैं वही कर सकते हैं। तो मैं व्यसन के बारे में बहुत ज्यादा बच्चों को जागरूक करती हूँ कि बेटा आप लोग अपने माता पिता को कहिए कि वो शराब ना पिए। और स्वास्थ्य के बारे में उनको बताती हूँ दीदी कि बेटा सफाई से आया कीजिए। कई बार बच्चों को देख के बहुत दुख होता है, जो प्राइमरी के बच्चे हैं कभी कभी 3 दिन 4 दिन तक उसी कपड़े को पहन के आते हैं। बहुत दुख होता है, माता पिता के पास बिल्कुल समय नहीं है उनके सफाई के लिए। तो स्वास्थ्य की कक्षा उसमें जोड़ देती हूँ। और बाल संस्कार शाला में जैसे आदरणीय आशा दीदी बोल रही थी कि सद्वाक्य सद्वाक्य को हमेशा लेती हूँ। और उसमें जो पर्व त्योहार छोटा छोटा, जैसे रक्षाबंधन आया, 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, तो उसके विषय में थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। और प्रत्येक शनिवार को मैं बैगलेस डे जो होता है उसमें बाल संस्कार शाला के साथ में नैतिक शिक्षा की जो कक्षा होती है उसको लेती हूँ। और दीदी अभी पहले तो मैं दुखी होती थी, मगर अब मैं खुश होती हूँ कि कोई भी क्रिश्चियन बच्चा ये नहीं बोलता है कि मैं आप शनिवार की कक्षा में मैं नहीं बैठूंगा मैडम। जितने हमारे माझी बच्चे, जितने हमारे अदर कास्ट के बच्चे जुड़ बैठते हैं, उतने ही हमारे क्रिश्चियन बच्चे भी बैठते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं मैं गुरुदेव का आभार करती हूँ कि बच्चों के अंदर कम से कम ये भाव नहीं है कि ये कहीं पर हिंदू हिंदू अपनी बात बता रहे हैं। बच्चे बहुत प्रेम से बैठते हैं, कहानी सुनते हैं। बस मैं ये नहीं कर पाती हूँ कि बच्चों को बिल्कुल गायत्री मंत्र का भावार्थ मैं शुरू करती हूँ दीदी। मैं पूरी पूरी तरह, क्योंकि हमारी जो प्रधान पाठक है वो क्रिश्चियन है, तो वैसा भाव मेरी स्कूल में नहीं बन पाता है कि मैं बिल्कुल गायत्री मंत्र से शुरू करूं। मैं गायत्री मंत्र के भावार्थ से शुरू करती हूँ। और मैं उसी के माध्यम से बच्चों को कहानी सुनाती हूँ और छोटी छोटी गतिविधियां करवा के बच्चों को आत्मीयता से बस ये प्रयास करती हूँ कि वो मेरी कक्षा में बैठे, उनको कभी ये मत लगे कि मैडम तो पूजा पाठ की बात बता रही है। तो बहुत बार बहुत सारी चीजों को बच्चों को ठगना पड़ भी पड़ता है। मैं आज ही जैसे बच्चों को बोली, बेटा आप लोग चर्च जाते हो तो आप लोग क्या प्रार्थना करते हो? और मैं हमेशा जो हिंदू बच्चे हैं उनसे जो प्रार्थना करवाती हूँ, और ईसाई बच्चों को भी बोलती हूँ बेटा आप लोग जो चर्च में प्रार्थना करते हो उसको भी आप लोग सुनाओ। तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि मैडम हमको भी बोल रही है। तो ऐसा प्रयास रहता है दीदी, और कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे जो हमारे क्रिश्चियन बच्चे भी हैं वो भी लाइन में आ जाए और संस्कार शाला में नैतिक शिक्षा की कक्षा में पूरी तरह जुड़े। बाकी मैं जिन कक्षा को पढ़ाती हूँ, चौथी पांचवी, उसमें पूरे बच्चे मेरे बैठते हैं। हमारी स्कूल में 70 बच्चे हैं, 70 बच्चों में हम लोग 2 टीचर हैं। तो मैं ऐसे ही प्रयास कर रही हूँ दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। हाँ धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। ये इसी क्रम में ये बात जरूर मैं जोड़ना चाहूंगी, आपके अंबिकापुर ये भी क्रिश्चियन क्षेत्र है। काफी एकलव्य जो विद्यालय होता है उसमें क्रिश्चियन, सॉरी, ये हमारे एसटी बच्चे पढ़ते हैं एकलव्य में। और जहाँ तक हमारे सरगुजा बैंड अब इधर का नीचे जो हमारे बस्तर है उसमें ज्यादा से ज्यादा हमारे एसटी बच्चे ही हैं। और एसटी बच्चों लोग को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपके सरगुजा जो उनके भी है एक जो उनके एक विद्यालय, एकलव्य विद्यालय, जहाँ के बच्चों को सामूहिक रूप से मंत्र लेखन कराया गया है। वो भी टाइम टू टाइम, अगर आपको 6 बजे करना है तो सारे बच्चे बैठ के 6 बजे कर रहे हैं, 8 बजे तो 8 बजे एक साथ कराया गया। हर ये आपके आपके सरगुजा का ही है इधर का। और अभी 10वीं में 60 बच्चे थे।
60 बच्चे थे और कंटिन्यू उनको मंत्र लेखन कराया गया और उसमें से 40 बच्चे फर्स्ट डिवीजन लिए। अभी रिसेंट लोग कहा गया था कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि 40 बच्चे फर्स्ट डिवीजन, तो बच्चों ने कहा हमने मंत्र लेखन किया। तो अपने आप में मंत्र लेखन बहुत बड़ी शक्ति है, अगर ये हम बच्चों को करा पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। चाहे वो क्रिश्चियन रहे, चाहे वो मुस्लिम भाई बहन कोई भी रहे, मंत्र लेखन का पावर तो पावर होता है, तो वो बच्चों को बताना आवश्यक है। आइए, गुलेंद्र भैया मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो मैं पूजा मिश्रा दीदी को आमंत्रित करती हूँ। हमारी दीदी सूरजपुर से है, पूजा मिश्रा दीदी। आदरणीय कुंती दीदी, आदरणीय राठौर भाई साहब, कुंती दीदी, रुक्मणी दीदी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। दीदी, बाल संस्कार शाला से ही मैं कक्षा का शुरुआत करती हूँ। शनिवार को तो करती हूँ दीदी मैं। जैसे आप अभी बताई कि मंत्र लेखन, तो मेरे चौथी और पांचवी के बच्चे भी मंत्र लेखन डेली करते हैं। और जैसे अभी नए नए बच्चे हैं ना, तो उन लोगों को कुछ आता नहीं है, जो नहीं समझ पाते हैं या फिर जिनको जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो उनको बड़े बच्चे लोग बोलते हैं कि मंत्र पढ़ के लिख ना तो जान जाते। तो उन लोग के अंदर ये भाव है कि अगर हम लोग मंत्र पढ़ के लिखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे या मंत्र बोलेंगे तो हमको जल्दी से आएगा। और उसी तरह मेरी बेटी भी है कि अगर इस साल वो स्कूल जाना शुरू की है, तो वो अगर ओवर राइटिंग करती है, मैम लोग लिख के देती हैं, तो ओवर राइटिंग करती है, उसके बाद फिर उसको मंत्र बोलते हुए वो लिखती है बिना बताए। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे के अंदर और स्कूल के बच्चों के अंदर भी मंत्र का बहुत ज्यादा प्रभाव है। और पिछले साल 10-15 कापियां मेरे बच्चे जमा किए थे, चौथी और पांचवी के, लिख के 2-3 महीने में। 5-5 लाइन, ज्यादा लिखने के लिए नहीं बोलती, बस 5 लाइन लिखना है, तो डेली लिख के देते हैं। और प्रत्येक दिन मेरे स्कूल के बच्चे सामूहिक गायत्री मंत्र का जाप 12 बार करते हैं और 5 बार महामृत्युंजय मंत्र। और घर में अगर उनके वही जैसे बाकी यहाँ प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी है कि गांव का क्षेत्र है, तो हर घर में शराब बनती है, तो घर का माहौल तो ठीक नहीं है। तो स्कूल में आने के बाद बच्चे आए और जब करें, उनको मैं आधा घंटे का समय देती हूँ, और आधे घंटे के अंदर फिर वो धरती माता से प्रणाम लेकर कर दर्शन, धरती माता को प्रणाम, तो जो भी प्रार्थना का क्रम है बाल संस्कार शाला के बुक में सामने, तो वो सारी क्रिया करते हैं और गायत्री मंत्र को 12 बार का जप डेली करते हैं। और साथ ही दीदी हम लोग जैसे पार्वती दीदी बोल रही थी कि व्यसन मुक्ति पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सच में मैं अपने संकुल की जितनी हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और मैं प्राइमरी स्कूल की, हम लोग जितने 8-10-15 मैम लोग हैं, साथ में दो सर लोग भी, तो 10-15 लोगों का एक ग्रुप बनाए हैं जो नारी शक्ति के नाम पे। तो हम लोग हर स्कूल में जाके नशा मुक्ति पे, या फिर बच्चों को नशे से दूर रहे। आपके घर में हो रहा है नशा, कोई बात नहीं, नहीं मना कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उससे बचना है। और उससे जो स्लाइड्स है हमारी नशा मुक्ति वाली और शराब वाली, या फिर दारू गुटखा बीड़ी वाली, तो वो सारे स्लाइड्स मैं मोबाइल में रखती हूँ। हर सैटरडे को दिखाती हूँ बच्चों को कि देखो कैसे होता है, क्या होता है खाने पीने से, कि देखो कैसे गोभी जैसे इसका गाल फूल गया है, कैसे इसका कट गया है, कितना सुंदर दिख रहा है। अगर कोई बच्चे और कई दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, उन लोग खाते पीते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे आके बताते हैं कि मैम वो गुटखा खाता है, तो उन लोग को मैं बताती हूँ देखो उसका गाल ऐसा हो जाएगा, कितना सुंदर दिखेगा ना। तो उन लोग के अंदर आता है भाव भी, हाँ नहीं ये तो गंदा है, ये गंदा नहीं दिखा, हम लोग अभी जो है वो हम लोग सुंदर दिखाएं। तो और बाकी चेतना केंद्र है यहाँ, तो मैं बच्चों को संडे को बुलाती हूँ घर पे भी, बाल संस्कार शाला के रूप में, बाकी स्कूल के बच्चों को कि आए और यहाँ सीखें जाने दीदी। कोशिश है, प्रयास है गुरु कार्य करने का, आप देखिए कितना सफल हो पाते हैं इतनी बातों के साथ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप लोग तो प्राण से दोनों जने जुड़े हुए हैं, भैया और आप लगे हुए हैं। आप लोग के साथ गुरुदेव माता जी की शक्ति रहे, यही शुभकामना के साथ आइए अगले कड़ी में तुलेश्वर सेन भैया हैं हमारे, जो लगातार इसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं। तुलेश्वर सेन भैया विशेष व्यसन मुक्ति को लेकर काम करते हैं, तो भैया को आमंत्रित करती हूँ। भैया आएंगे, तुलेश्वर सेन भैया। इसके पश्चात पद्मा ध्रुव दीदी हमारी कुंडा गांव से तैयार रहेंगी। पद्मा ध्रुव दीदी कुंडा गांव से।
नेहा दीदी तुलेश्वर सेन भैया को कृपया अनम्यूट करेंगे, वीडियो में नहीं है भैया। हेलो भैया वीडियो ऑन कर। हेलो हेलो। हाँ भैया। हाँ, आवाज आ रही थी। जी। हेलो जी। आप सभी को प्रणाम। दीदी भैया को प्रणाम, पूरे मंच को प्रणाम। अब मैं तो जितना हो सके अपने तरफ से करने का प्रयास करता हूँ। गुरुदेव माता जी की कृपा है जो हर पल मेरे साथ है, हर समस्याओं के साथ समाधान करने के लिए। जब से 2010 से मैं डोंडी लोहारा में मिलन भैया के प्रशिक्षण केंद्र में गया था और कुंती दीदी राठौर भाई से परिचय हुआ हूँ, और वहीं से मैं बाल संस्कार शाला नशा मुक्ति की ट्रेनिंग प्रशिक्षण लिया हूँ। उसके बाद से अनवरत मेरा जारी है, जहां भी मौका मिले मेरे बैग में सारे सामान रहते हैं, और प्रोजेक्टर के माध्यम से, फ्लेक्स के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से मैं कहीं भी ट्रेनिंग प्रशिक्षण अगर सरकारी भी लगा हुआ है तो मैं समय निकाल के किसी भी स्कूल में या जहाँ सार्वजनिक स्थान मुझे मिल जाए मेरा शुरू हो जाता है। वैसे नशा मुक्ति वाले के नाम से ही जानते हैं मुझे सभी जगह, अपने ब्लॉक में भी, जिले में भी। और मेरा विशेष जो है, जिस स्कूल में गया हूँ वहां पर जो टीचर पहले थे, पहली जगह पोस्टिंग हुई तो जैसे आदिवासी अंचल बता रहे हैं, उसको मैं 3 साल करके निकल चुका हूँ और गांव को भी शराब मुक्त बनाया था, और बहुत बढ़िया वहां पर कार्यक्रम रहा। उसके बाद दूसरे स्कूल में 14 साल रहा, वहां भी अनवरत कार्यक्रम चला। अपने गुरुदेव के काम को मैंने शासकीय योजनाओं से जोड़ दिया, जैसे जन समस्या निवारण, युवा शिविर और सरकार की जितनी योजना होती है वहां पर मैं अपना नशा मुक्ति का प्रशिक्षण लगा देता हूँ। उनका एक कैंपस जो है मैं अपने लिए बुकिंग कर लेता हूँ पहले से, भैया मेरा एक लगेगा, यहाँ पर मेरा प्रदर्शनी लगेगा, स्वास्थ्य के साइड में मेरा कैंप लगता है और वहां पर मेरा मार्गदर्शन कार्यक्रम चलता है और पूरे क्षेत्र में चलता है वो। उसके बाद जैसे स्कूल ट्रेनिंग प्रशिक्षण जैसे हम लोगों का आए दिन होते रहता है FLN के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो वहां भी मैं जाता हूँ, उसमें भी दे रहा हूँ मैं। और रामायण जस प्रतियोगिता जैसे अनाउंसमेंट में जाना है तो मैं भाई बोलता भैया मेरा पैसा नहीं चाहिए, 3 दिन मेरी प्रदर्शनी वहां पर लगेगी, आप मेरे पैसा में ताना मत, मेरी प्रदर्शनी वहां पर लगेगी। और इस तरह से आपकी आवाज कट रही है भैया, वीडियो ऑफ कर दीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए। काम भी ज्यादा होता है। भैया जी का नेट नहीं है दीदी। हाँ हाँ, लगता है भैया नेटवर्क कमजोर रहा। आइए, बहुत अच्छा भैया बता रहे थे, ये कर सकते हैं, ग्रुप आपकी पूरी तरह समर्पित हमारे भैया, जहाँ भी यहाँ पर झोला पकड़ चले जाते हैं। ऐसे निफान शिक्षकों की आवश्यकता है। जितने भी शिक्षक हमारे गण यहाँ पर जुड़े हैं सबके सब निष्ठावान हैं। आइए पद्मा दीदी को मैं बुलाती हूँ कुंडा से। शांति भी हमारी तैयार रहेंगी, शांति पद्मा दीदी हमारे तरफ से। दीदी वीडियो बंद कर देंगे ना, वीडियो बंद कर देंगे ताकि आवाज अच्छे से। आवाज नहीं आ रही है। सभी आदरणीय दीदी जी और भैया जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपने स्कूल में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत बाल संस्कार शाला से ही शुरुआत करती हूँ, और जैसे प्रार्थना वंदना भी है जो गतिविधि वो पूरी को मैं करवाती हूँ, और उन लोग को बोलती हूँ कि बच्चा आप बेटा जो है ना घर में भी ये क्रिया जो है प्रतिदिन करिएगा, जैसे कर दर्शन है, माता पिता को प्रणाम है, ये सभी को करवाती हूँ। और मैं अपने स्कूल में जैसे सुबह प्रार्थना होती है तो मैं गायत्री मंत्र से ही शुरुआत करती हूँ। पहले तो इस पर हमारे स्कूल के शिक्षकों के द्वारा ही विरोध हुआ, फिर भी मैं बोली कि देखिए सर, गायत्री मंत्र कोई
दीदी का भी नेटवर्क हमारे बस्तर तरफ जितने भी हैं नेटवर्क कम भी आता है। अगर जुड़ती हैं तो दीदी से फिर से विचार लेते हैं दीदी का विचार। आइए मैं शांति दीदी को आमंत्रित करती हूँ। जी दीदी, ऑनलाइन हमारे पूरे प्रांत भर से जुड़े सभी हमारी आत्मीय शिक्षक बंधुओं को, परम आदरणीय दीदी जी, परम आदरणीय राठौर भैया जी को सत सत नमन प्रणाम करते हुए, मेरा भी नेटवर्क दीदी प्रॉब्लम है, मैं गांव में ही हूँ, तो मैं भी जो है वीडियो बंद कर देती हूँ क्योंकि कोई ठीक नहीं है, इसीलिए वीडियो बंद करके बोलती हूँ, है ना। जी आइए सभी को सत नमन प्रणाम। शांति दीदी भी नेटवर्क उनका, बारिश का ये सीजन है तो थोड़ा सा इसमें और भी नेटवर्क की समस्या होती है, और वन प्रदेश जहां जहां पर है वहां से तो ज्यादा थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। हमारे बालोद वाली तुलसी दीदी अगर तैयार होगी तो कृपया आप बताइए दीदी। और उमा दीदी हम तो उधर से आप ही को ले लेते हैं। उमा दीदी अपने विद्यालय में क्या करते हैं कृपया आप बताएंगे, हमारी उमा यादव दीदी। और गायत्री तैयार रहेंगी इसके बाद, गायत्री सोनी। प्रणाम दीदी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ बहुत बारिश हो रही है और बादल भी गड़क रहा है, तो शांति दीदी का नेटवर्क तो चला गया, शायद आ गई दीदी। हाँ शांति दीदी दीजिए, बोलिए। हाँ जी, उमा दीदी आ आप गई भी अपनी विद्यालय का दीजिएगा, जी। हमें भी बता दीजिए उमा दीदी अपनी विद्यालय का भी शांति दीदी बताएंगे। जी दीदी, हमारे विद्यालय में भी जो शनिवार की कक्षा होती है पूरा बाल संस्कार शाला से संबंधित होता है, यानी कि दूसरे और भी कोई चीज नहीं डाला जाता है कोर्स से संबंधित। और शनिवार के दिन यानी कि बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है बाकी दिन की अपेक्षा। सोमवार से रविवार को जो बच्चे आते हैं, तो आज जो है बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और बच्चे आते हैं, बहुत उत्साह से आते हैं, वही काम कराते हैं जो बाल संस्कार शाला में हमें कराया जाता है। जैसे कि सुबह आए तो फिर अपना राष्ट्रगीत और राज्य गीत के बाद प्रार्थना, वंदना और जप, ध्यान, उसके बाद कहानी सुनाया जाता है, फिर गेम कराते हैं, यानी कि टोटल बाल संस्कार शाला की कक्षा ली जाती है। और हमारे स्कूल में तीनों धर्म के बच्चे हैं। 70% मुस्लिम बच्चे हैं और लगभग 15% हिंदू हैं, 5% ईसाई बच्चे हैं। तो ईसाई बच्चों से तो हम मंत्र लेखन करा लेते हैं, हिंदू बच्चे भी करते हैं, और संस्कृत में गायत्री मंत्र तो सभी बोलते हैं। लेकिन लिखने की जब बारी आती है तो मुस्लिम बच्चे सब लिखने को तैयार हैं। उनके पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है, वो भी तैयार हो जाती हैं। हाँ मैडम बहुत अच्छा करा रही हैं, यानी कि उनके सामने आज भी पालक मीटिंग था तो सभी मुस्लिम महिलाएं ज्यादा आई थी और उनको बैठा करके जप, ध्यान, गायत्री मंत्र हिंदी में भावार्थ आज कराई, तो उन लोग बहुत खुश हुए। मतलब एक तरफ से जो बुजुर्ग महिलाएं थी, उन लोग जिनकी दादी नानी लोग आई थी मुस्लिम बहनें, वो बहुत आशीर्वाद भी दे रहे थे कि आप बहुत अच्छा करा रही हो करके। और लेकिन बात ये आ जाती है जैसे कि हमारे एचएम तैयार हैं, हम तैयार हैं, लेकिन कुछ टीचर होते हैं जैसे 7 स्टाफ में से 1-2 उसमें वो निकालते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं कराना चाहिए आपको। तो उनको तो बहुत कुछ बताती हूँ, समझाती हूँ, फिर भी थोड़ा सा मतलब अपने आप में उनको डर लगता है कि हम इनके बीच में हैं और
क्यों ऐसा कराएंगे। बहुत सारे उदाहरण दी कि योगा के पुस्तक में है, और गायत्री मंत्र का हिंदी भावार्थ बताती हूँ। तो फिर बोलते हैं ठीक है आप हिंदी बताया करिए। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है चलिए हिंदी ही बताती हूँ। लेकिन लिखने से मुस्लिम बच्चों को वंचित किया जाता है, और जो बच्चे बोलते हैं नहीं हमको लिखना ही है, तो मतलब उन लोग इतने अच्छे हैं, और पढ़ने में भी लिखने में भी। आज 10वीं गए 12वीं गए, एक बच्ची की माँ आई बोली कि 12वीं में मेरी बेटी 97% लाई, और वो लगातार 3 साल मंत्र लेखन की थी। तो बहुत प्रभाव पड़ता है, और हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, लेकिन सभी धर्मों के बच्चों को कराना चाहिए। और कराने से क्या है कि बच्चे मतलब 10 से 4 तक जिस दिन सुबह क्लास में या फिर प्रार्थना में हम करा चुके हैं 5 बार या 11 बार, तो दिन भर यानी कि कोई गलत चीज में उनमें इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं। मतलब कि शिक्षक लोग को उतना नहीं वो परेशान नहीं होना पड़ता है। मैं ये बात को एकदम देख चुकी हूँ और प्रैक्टिकली कर चुकी हूँ। और उसके बाद अगल बगल के बच्चों को मतलब जो हमारे स्कूल के आसपास 2-3 स्कूल हैं, वहां भी जाती हूँ, तो वहां भी वही बच्चे हैं, क्योंकि मोहल्ला ही वही है। तो अदर कास्ट के हैं, फिर भी अदर कास्ट के टीचर भी हैं, उनके सामने भी कराती हूँ। तो उन लोग भी बोलते हैं कि अच्छा करा रही हैं ऐसे करके, लेकिन खुद नहीं करते हैं। दिक्कत ये होती है क्योंकि एक जगह हम लोग कहाँ जा सकते हैं। तो दिक्कत ये आता है कि सभी शिक्षक अगर जान जाए और करने लगे, यहाँ जुड़ भी जाते, मैसेज भी डाली हूँ लेकिन जुड़े नहीं, जुड़ जाते तो बहुत अच्छा रहता। खैर कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। बस इतने बता के अपने बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। धन्यवाद दीदी। उमा दीदी बहुत ही क्या बोलते हैं आप, बड़ी बताया हो आप। आज जो चीज बताया बहुत ज्यादा अनुकरणीय कि सारे बच्चों से करा सकते हैं हम, मुस्लिम बच्चों से कराना कितना मुश्किल होता है। और मैं तो मानती हूँ वहां पर आपके क्षेत्र के मुस्लिम जो परिवार हैं जो खुद सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा करा रही हैं करके, तो मुझे लगता प्रणाम योग्य है। जब ये विचारधारा है तो बहुत सपोर्टिव है भाई। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि हमारे जो क्रिकेट खिलाड़ी है, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, मैंने सुना उनके उद्बोधन था मुस्लिम है, और वो को अच्छा और हमारे लेकिन करा रहे हैं। दीदी आपकी आवाज कट जा रही है। हाँ दीदी, जो समस्या आप लोगों की है वही समस्या मेरी है, नेटवर्क वाला। अब आ रही है दीदी? जी जी आ रही है। युद्ध स्तर पे काम करती हैं, दीवालों से तैयार रहेंगे। गायत्री श्रेणी दीदी। मेरी आवाज आ रही है क्या दीदी? हाँ दीदी हाँ। आदरणीय कुलदीप भैया को प्रणाम, रुक्मणी दीदी को प्रणाम, कुंती दीदी को, आदरणीय राठौर भैया और सभी हमारे शिक्षक बंधु भगनी जो आज बहुत ही अच्छे मौके पर एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आज हो रहा है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ मैं। आप लोग जिस तरह से बता रहे हैं दीदी बहुत ही अच्छा है। आप लोग जिस तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें जैसा काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिल तारीफ है और बहुत ही मतलब खुशी भी हो रही है कि हमारी बहनें इतना प्राण प्रण से एकदम जुड़ी हुई हैं और बहुत मेहनत कर रही हैं। और निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव का जो नया युग निर्माण का, नई पीढ़ी को अच्छे से संभालने सहेजने की जो जिम्मेदारी हम सबको दी है गुरुदेव ने, आप लोग उसको निभा रहे हैं ऐसा मुझे हो रहा है, महसूस हो रहा है। तो आइए, मैं जैसे कि दीदी ने मुझे बुलाया है तो मैं अपनी बात रखूं यहाँ पे। तो मैं ज्यादातर हायर सेकेंडरी स्कूल की क्लासेस लेती हूँ। तो मेरा जो टाइमिंग होता है सैटरडे को, हर सैटरडे को मैं कक्षा 9वीं से 12वीं के बच्चों के बीच में नैतिक शिक्षा रखती हूँ। और बाकी बीच में कोई भी दिन जिस दिन क्लासेस नहीं लग रही है, कोई क्लास खाली है और मैं खाली हूँ, तो मैं वहां पर भी जा करके बीच बीच में 1-2 क्लास, किसी न किसी क्लास में 4 क्लासेस है, बल्कि 12वीं का तो हमारे 11वीं 12वीं की 3-3 क्लासेस, 6 क्लासेस हो जाता है और 2 क्लास जो है 9वीं और 10वीं के, ऐसा करके हमारे यहाँ 8 क्लासेस चलती है।
तो उसमें मैं बीच में जो भी समय मुझे मिलता है, जो भी मेरा रेस्ट पीरियड होता है, मैं वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा का, बच्चे यदि फ्री हैं तो बराबर उनका क्लास देते रहती हूँ। तो चूंकि 9वीं से 12वीं के बच्चे हैं, और 9वीं में जो बच्चे आते हैं एकदम से 8वीं के बाद आए बच्चे होते हैं, इनकी जो मानसिक स्तर होती है काफी कम होती है। इनके साथ मेरी शुरुआत होती है पिछले में, मुझे 2011 से अभी 2025 तक 9वीं क्लास में ही संभालती हूँ। स्टार्टिंग में तो वो बच्चे आते हैं तो सबसे पहला मेरा काम होता है इनको गायत्री मंत्र सिखाना, गुरु मंत्र सिखाना, गायत्री मंत्र सिखाना। 9वीं क्लास में बच्चे गायत्री मंत्र सीखते हैं, उसके पहले नहीं आता है। कुछ बच्चे जो नए विद्यालय से आते हैं, जो प्राइवेट स्कूलों से आए होते हैं, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर से या सरस्वती विद्या मंदिर से, तो वो बच्चे थोड़ा बहुत जानते हैं। बाकी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं आता है। तो स्टार्टिंग सबसे पहले गुरु मंत्र और गायत्री मंत्र से होती है। इनको मैं लगातार प्रतिदिन 3 बार गायत्री मंत्र, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र से शुरुआत करती हूँ और साथ में ओम का उच्चारण कराती हूँ। तो ये जो है मेरा रूटीन में है, और ये अभी पिछले 2011 से अभी तक चल रहा है। पिछले 14 सालों से ये काम मैं कर रही हूँ लगातार। बच्चे 9वीं के बाद 10वीं में जाते हैं, तो चूंकि उनकी आदत में आ गई होती है, तो 10वीं क्लास यदि मैं नहीं भी लेती हूँ तो भी जो वहाँ की कक्षा शिक्षिका है उनको पता है कि ये 9वीं क्लासेस सीख कर आए हैं बच्चे, तो वो कंटिन्यू चलता है, और 12वीं के पढ़ते तक बच्चे उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। 12वीं के बाद जब बच्चे निकलते हैं तो चूंकि उनके हैबिट में आ जाती है, अब वो बच्चों को मैं जाने से पहले जिस दिन फेयरवेल होता है उस दिन मैं स्पष्ट फिर से उनको निर्देश देती हूँ कि बेटा, जिस तरह से आप गायत्री मंत्र अपने इतने सालों से 9वीं से 12वीं तक 4 साल आपने किया है विद्यालय में, वो रूटीन को आप कंटिन्यू फॉलो रखेंगे, और फ्यूचर में जब आप कहीं शिक्षक बन जाते हैं या किसी भी अच्छे पोस्ट पर जाते हैं, तो आप भी अपने बच्चों के साथ ये प्रयोग जरूर करिए, और उसका परिणाम आप देख ही रहे हो कि आपके रिजल्ट पे कैसे सुधार होता है। तो ये बात जो है, और महामृत्युंजय मंत्र कराते समय मैं ये बात जरूर बताती हूँ कि आप साइकिल से आना जाना करते हो, बस से आना जाना करते हो, रास्ते में कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो इस दुर्घटनाओं से बचने का एक अच्छा माध्यम, सुलभ माध्यम है हमारा महामृत्युंजय मंत्र। तो आप ये भी निश्चित रूप से कीजिए। इससे दुर्घटना को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन दुर्घटना छोटी रूप लेकर के सामने आती है, तो इसलिए आप ये निश्चित रूप से करते रहिए। तो एक ये होता है। नैतिक शिक्षा में मेरा जो विषय होता है, वो विषय होता है जैसे कि सदाचार, है ना। सदाचार का प्रयोग और उदाहरण के साथ में, सदाचार क्या है, सदाचरण क्या है, अच्छे आचरण क्या है, इस पर एक व्याख्यान होता है मेरा, जिसमें मैं बताती हूँ कि अच्छे आचरण किसे कहे जाते हैं। तो वो सारे आचरण जो हमारे पेरेंट्स हमको मना करते हैं, हमारे शिक्षक जिनको मना करते हैं, वो वास्तव में नहीं है। तो उनके कुछ उदाहरण दे करके, जैसे कि भद्दी गालियां देना, बच्चे बहुत गालियां देते हैं, तो उसके पीछे का, यदि आप गाली देते हो तो बच्चे बोलते हैं कि आप जानते हो गाली का अर्थ समझते हो, तो नहीं समझते। तो यदि नहीं समझते तो आप देते क्यों? सुन सुन कर देते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग देते हैं गाली, तो हम भी गाली देते हैं। मैं उनको समझाती हूँ कि बेटा, माँ की गाली देना, आप अपनी ही माँ को गाली देते हो, तो ये बहुत ही गलत है। माँ की गाली आप दे रहे हो, बताओ आपकी माँ को मैं यदि एक शब्द बोल दूं तो आपको अच्छा लगेगा क्या? तो नहीं। तो फिर आप बच्चों की माँ, जो अपने ही दोस्तों की माँ को कैसे गाली दे सकते हो? या वो उसको नहीं पड़ता है, आपको पड़ता है गाली, तो क्या आप पसंद करोगे कि आप अपनी माँ को गाली दो? तो बच्चे समझ जाते हैं, समझ जाते हैं। तो मेरे स्कूल में मैं देख रही हूँ पिछले कई सालों से बच्चे थोड़ा, जो रोड पर हमारे स्कूल में ग्राउंड में ऐसे घूमते घूमते एक दूसरे को गाली गलौज करते थे, वो काफी कंट्रोल हो गया है। अब बच्चे बिल्कुल भी गाली नहीं देते हैं। तो ये जो है एक अच्छा चीज मुझे यहाँ पे पॉजिटिव मिला। तो इसे मैं हर व्याख्यान में जिस भी क्लास में जाऊं, इसको मैं शामिल करती हूँ। एक होता है धरती माता का हम सही उपयोग कैसे कर रहे हैं, इस पर पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूकता लगाने के लिए एक तो वृक्षारोपण के संबंध में मैं हमेशा क्लास देती हूँ, जन्मदिन का संस्कार कराती हूँ। तो यहाँ पर मैं धरती का उपयोग, यानी कि धरती में बच्चे जहां पाते हैं वहां थूक देते हैं, जहां पाते हैं वहां पे गंदगी करते रहते हैं, पान खा करके, गुटखा खा करके थूकते रहते हैं, क्लासरूम को गंदा करते रहते हैं। तो इस पर एक क्लास होती है मेरी, और इसमें मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि बेटा देखो, धरती हमको क्या देती है, अनाज देती। तुम्हारी माँ, जब तुम पैदा हुए तो तुमको दूध किसने पिलाया? माँ ने पिलाया। तो तुम अपनी माँ को गाली देते हो? तुम अपनी माँ के ऊपर थूकते हो क्या? तो नहीं। तो फिर धरती के ऊपर क्यों थूकते हो? जब तक तुम छोटे थे, 2 साल के थे, तब तक तुम दूध पीते रहे, इसलिए तुम अपनी माँ के का गुण इतना गाते हो, माँ को एक शब्द अभद्रता से नहीं बोलते हो। तो धरती माता तो तुमको जन्म से लेकर के मृत्यु तक पालती है। हर दिन भोजन कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से मिलता है, अनाज कैसे आता है? तो बच्चे बताते हैं कि हाँ, अनाज धरती से ही आती है। तो फिर उस धरती को गंदा करना, और जो है
तो यहाँ पर मैं उनको बताती हूँ कि इस तरह से आप धरती को जहां पाते हो वहां थूक देते हो, पान खा करके पीक थूकते हो, गुटखा खा करके थूकते रहते हो, तो क्या ये धरती का अपमान नहीं है? और जानते हो माता धरती के समान होती। गणेश जी का उदाहरण दे करके बताती हूँ। गणेश जी ने माता पिता दोनों को बैठा करके धरती और आकाश का साथ परिक्रमा किया था। तो माता यदि धरती है तो आप धरती भी तो आपकी माता ही हुई ना। तो ये बात जो है मैं इनके सामने रखती हूँ, तो बच्चे जो है समझने लगते हैं और फिर प्रयास ये रहता है कि वो गलती ना करें इस तरह की। इसके अलावा संस्कार का जीवन में क्या महत्व है, तो इसमें 16 संस्कार जो हमारे लगभग लुप्त प्राय हो चुके हैं, उन संस्कारों के बारे में मैं उनको चर्चा करती हूँ कि बेटा कहाँ से संस्कार शुरू होता है। तो गर्भाधान संस्कार के बारे में भी मैं 11वीं बारी के बच्चों को निश्चित रूप से बताती हूँ, क्योंकि इसके बाद ये बच्चे कॉलेज को जाते हैं और बहुत सारी लड़कियों की शादी हो जाती है 12वीं कक्षा के बाद। तो उनको ये गर्भाधान संस्कार के अलावा आओ बड़ी संस्कारवान पीढ़ी की बातें जो है मैं एक दो क्लास बीच में लेती ही रहती हूँ, ताकि बच्चे जाने समझे कि गर्भावस्था के दौरान हमको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है और कैसे। तो ये बच्चों को बताना जरूरी मुझे लगता है और मैं ये अवश्य एक क्लास बच्चों को देती हूँ। इसके अलावा देश के प्रति मेरी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, इसमें वृक्षारोपण करते हो, नल चल रहा है तो आप उसको बंद कर दो, पंखा चला के क्लास में पंखा चला के बच्चे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके लिए बिजली बचत करना भी मेरी नैतिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी है, राष्ट्र के प्रति मेरी जिम्मेदारी, देशभक्ति है ये, इसके संबंध में बताती हूँ। इसके अलावा मेरे नागरिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, इनके बारे जानकारी देती हूँ। ट्रैफिक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए हमेशा बताती हूँ, ताकि बच्चे सही रास्ते पे चले और ढंग से चल सके। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो बच्चों पर खान पान संबंधी एक क्लास निश्चित रूप से होती है कि जो भी खा रहे हैं अभी बच्चे, उसका क्या दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है, तो इस पर एक क्लास होती है। और इसके साथ ही साथ में मैं गुरुदेव के उस संकल्पों को यहाँ पर बच्चों के सामने रखती हूँ कि शरीर को भगवान का मंदिर जान समझकर आरोग्य की रक्षा करेंगे। तो उनको बताती हूँ कि भगवान आपके शरीर में कैसे हैं और आप भगवान को कैसे देख सकते हो। आपको मंदिर में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मंदिर नहीं जाना, लेकिन आपको स्वास्थ्य की रक्षा करनी। एक क्लास ये होती रहती है हमेशा। और इसके अलावा योग, इसके माध्यम से भी स्वास्थ्य की रक्षा के संबंध में जानकारी देती हूँ। इंटरनेट और मीडिया, इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, क्योंकि अभी जितने सारे हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत भयंकर तरीके से इसके गिरफ्त में फंस रहे हैं। तो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मोबाइल, आईफोन का अभी दूर और भिलाई में ऐसा चल रहा है कि हर बच्चे को आईफोन चाहिए। आईफोन की जिद घर में बहुत तेजी से चल रहा है। शंकर नगर का एक वीडियो उस दिन मैंने देखा था, मैं अपने ग्रुप में इस वीडियो को डालती हूँ। गायत्री मंत्र लेखन लगातार अभी 9 दिन तक कराती हूँ मैं हर नवरात्रि में। इस महीने अभी जो पिछला गुप्त नवरात्रि हुआ उसमें 130 बच्चों ने गायत्री मंत्र लेखन एक साथ किया, सबको क्लास में ही बैठा के कराती हूँ नियमित रूप से। 130 बच्चों का गायत्री मंत्र लेखन किया उन्होंने। जिन बच्चों ने उसको रखना चाहा उनके घर पर मैंने पूजा स्थल में रखवा दिया, जो बच्चों ने वापस किया वो मैंने अपने साथ कलेक्ट कर लिया और उनको बोला कि ये काम आपको नियमित रूप से करते रहना है। तो ये जो है काम चल रहा है। परिवार के प्रति सह जिम्मेदारियां क्या है, माता पिता का सहयोग कैसे करें, और लड़की और लड़के में अंतर जो है, जो आजकल बहुत भयंकर तेजी से बच्चे जो है करते रहते हैं कि वो लड़की है तो घर का काम करेगी और लड़का नहीं करेगा। तो इस पर भी मैं उनको छोटी छोटी बातें बताती हूँ कि क्यों नहीं करेगा लड़का, जब लड़का भोजन पका हुआ खा सकता है तो भोजन बनाने में मदद क्यों नहीं कर सकता है। ये इस तरह की बातें जो है इनको समझाने का प्रयास करती हूँ। और सबसे ज्यादा गांव में मैंने ये देखा है कि छोटी छोटी बातों में बहुत भयंकर लड़ाइयां हो जाती हैं। खेत के मेड़ का पानी तुम्हारे यहाँ मेरे यहाँ क्यों आ गया, इस पर भयंकर लड़ाई होती, मारपीट हो जाता है। थोड़ा थोड़ा जमीन हथियार लेने के चक्कर में बहुत बड़े। तो इस पर भी मैं बड़े बच्चों को जरूर बताती हूँ कि क्या आप ही बताओ क्या ये सही है, क्या मरने के बाद आप उसको लेकर जाओगे, पानी आ गया तो इसमें कितना नुकसान होगा, तुम अपने खेत को फोड़ो, इसकी वजह से क्या तुम किसी की हत्या तक जघन्य अपराध कर डालोगे। इस तरह की घटना जो मेरे डेली लाइफ में बच्चों के जीवन में आते रहता है, परिवार में आते रहता है, गांव में घटनाएं सुनने मिलती है, उनको लेकर के मैं उनके ऊपर डालती हूँ। आमतौर पे गांव में महिलाओं का झगड़ा होता है कि तुम्हारे घर का कचरा मेरे दरवाजे पर, मेरे घर का कचरा तुम्हारे दरवाजे पर। तो इसके लिए भयंकर लड़ाइयां हो जाती है महिलाओं के बीच में। तो उसके लिए भी मैं समझाती हूँ कि क्या होता है यदि आप कचरा को उठाकर फेंक दोगे तो इससे तुम्हारी धरती ही साफ होगी। इसको लेकर के भयंकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां करना और दो परिवारों के बीच में इतना ज्यादा हो जाना कि बिल्कुल कटुता इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे के प्रति जलन और ईर्ष्या की भावना से भर जाते हैं। तो इस पर मैं जरूर उनका ध्यान आकर्षित कराती हूँ कि बेटा ऐसा नहीं होना चाहिए।
आप अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि इसकी वजह से हम जीवन भर के लिए दुश्मनी क्यों पाल ले। जब हम किसी के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा सकते तो दुश्मनी का हाथ कैसे बढ़ा लेते हैं। इस पर भी मैं उनको सोचने के लिए प्रेरित करने का पूरा प्रयास करती हूँ। बाल मनोविज्ञान को समझने का और समझाने का प्रयास करती हूँ कि बच्चे छोटे हैं तो उनको हम कैसे समझें, हम बड़ों की क्या जिम्मेदारी है, अपने छोटे भाई बहन अपने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को कैसे समझें। उनको प्रेरित करती हूँ कि उनको निःशुल्क शिक्षा दिए वो घर में। इससे अपने खुद की पढ़ाई का स्तर जो है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो मैं बच्चों को प्रेरित करती हूँ, 11वीं 12वीं के बच्चे हो, आप बड़े बच्चे हो, आप अपने छोटे भाई बहनों को, अपने पड़ोस के छोटे भाई बहनों को बुला करके बैठाओ घर में और बिना पैसा लिए उनसे पढ़ाओ। उनको आप पढ़ाओगे तो जो चीजें आपने बचपन में बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े हैं वो बड़े आकर के भूल जाते हो आप, वो आपको दिमाग को आपको तेज करेगा। आप उन चीजों को भी, अभी आपका मानसिक स्तर उस स्तर से काफी ऊपर है, आप बड़ी आसानी से बच्चों को समझा पाओगे और धैर्यता पूर्वक समझाइए और अपने खुद के ज्ञान को आप बढ़ाइए। आपका मस्तिष्क जो है इससे बहुत तेजी से बढ़ेगा। बच्चे इसका कहना भी मानते हैं और बताते हैं आकर के, हाँ हम बच्चों को पढ़ाना शुरू किए हैं अपने भाई बहनों को करके। तो इस पर हमारे मित्र कैसे हो, कैसे मित्र बनाए, इसके अलावा नशा पान पर भी क्लासेस मेरी होती है। तो करियर काउंसलिंग पर भी क्लास होती है। 10वीं के बाद बच्चे 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट ले, इसके लिए बहुत परेशान होते रहते हैं, तो वो भी बताती हूँ, जिसमें दोनों प्रकार के आध्यात्मिक हमारी जो करियर है उसके बारे में भी, और जो हमारा जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड करते हैं आजकल बच्चे, तो इस पर भी उनका ध्यान बराबर आकर्षित कराती हूँ मैं कि आप भले ही कुछ भी बन जाओ, बड़े से बड़ा व्यक्ति बन जाओ, बहुत पैसा कमाने वाला व्यक्ति बन जाओ, लेकिन यदि आप अपने जीवन में अध्यात्म को धारण नहीं करोगे तो एक स्थिति आएगी कि आप स्वयं निर्णय लेने की क्षमता खो दोगे और गलत कदम उठा पाओगे। तो इसलिए इसके पीछे में भी बहुत क्लासेस में है। अक्सर ये क्लास जो है, अक्सर मतलब हर मेरा व्याख्यान में एक क्लास शामिल होता है। कर्म फल का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विषय है, इस पर कहानी के माध्यम से। इसके अलावा 18 सत्संकल्प जो हमारे गुरुदेव ने बताए हैं, उनको मैं उच्चारण तो नहीं करवाती उनको, लेकिन उसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके उसको पढ़ने बोलती हूँ, और पढ़ करके आप इसका अर्थ आप बताइए और आप बताइए कि इसमें कौन कौन से कार्य आ सकते हैं जो आपको करना है। तो बड़े बच्चे हैं, कुछ बातें बता पाते हैं तो ताली बजती है उसके लिए, और जो नहीं बता पाते हैं वो मैं उनको व्याख्यान के रूप में समझाती हूँ। इसके अलावा अभी कक्षा 12वीं की क्लास टीचर बनने के बाद मैंने सहज योग चालू किया है, और क्लास से पहले उनको गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के साथ में भ्रामरी प्राणायाम और सहज योग 5 मिनट का वो देना भी मैंने प्रारंभ किया है इसी सेशन से। तो सहज योग 5 मिनट का, 10 मिनट का जो हम बाल संस्कार शाला के बच्चों को कराते हैं वो मैं देती हूँ। इसके अलावा धार्मिक आध्यात्मिक आस्था के उनके अंदर जागृत करने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ, और अपने धर्म और अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ये काम जो है मेरा नियमित चलते रहता है। बाकी अधिकांश जो जितने भी व्याख्यान है वो प्रायोगिक स्तर पर होते हैं। इसमें मतलब केवल बोल करके समाप्ति नहीं करनी है, प्रयोग, ताकि बच्चों को समझ में आए, उनके खुद के भीतर ढूंढे वो कि वास्तव में इसमें कौन सी हमारी गलतियां हैं और कौन सी नहीं है। इस पर प्रेरित करती रहती हूँ। इसके अलावा सैटरडे को मुझे और वक्त मिलता है, जब मैं स्कूल से निकलती हूँ 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में, रास्ते में 2-3 मुझे प्राइवेट स्कूल मिलते हैं। छोटे छोटे स्कूल है, 100-150 बच्चों की संख्या है, कहीं 45 कहीं 40, तो मैं आते आते वहां रुकती हूँ, और वहां के टीचर्स के सामने में वहां पर बाल संस्कार शाला उनको नैतिक शिक्षा के रूप में देने के लिए, उनको चलाने के लिए प्रेरित करती हूँ, उनको प्रशिक्षण भी देती हूँ, और वहां के बच्चों को दिखाकर उनको कराती हूँ, और बाकी टीचर्स वहां बैठ करके देखते समझते हैं। और इस तरह से मैं 2 स्कूलों को बिल्कुल हर सैटरडे को वहां पर पूरा प्रयास करती हूँ कि जिस दिन मैं न जा पाऊँ वहां के टीचर उसको करे, और इस तरह से ये जो है बाल संस्कार शाला का रूप धीरे धीरे ले रहा है। तो मेरा ये प्रयास रहता है, मैं 2 बजे तक घर पहुंचती हूँ, और घर पहुंचने के बाद अपना बाकी हमारा जो स्वाध्याय वगैरह चलता है वो काम जो है वो नियमित रूप से कराती हूँ। बस इतना कह करके मैं अपना जो है वाणी को विराम देना चाहूंगी। शायद ज्यादा लंबा समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और जय गुरुदेव सबको। हाँ दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गायत्री दीदी बहुत राइटर हैं, केमिस्ट्री की लेक्चरर हैं, और साहित्य के सारा काम करा देती हैं। खुद एक बहुत अच्छी राइटर हैं दीदी, और विशुद्ध लिटरेचर हिंदी का प्रयोग करती हैं। साथ ही साथ इतना सारा काम कर लेती हैं, लैब का काम कर लेती हैं, केमिस्ट्री का काम कर लेती हैं, गृहिणी हैं, घर का काम कर लेती हैं, स्कूल से आने के बाद दीप यज्ञ भी करा लेती हैं, संस्कार भी करा लेती हैं, बाल संस्कार भी करा लेती हैं। मतलब क्या नहीं करा सकती आप, अष्टभुजी काली हो, 8 हाथों वाली हो आप, और सारे काम करा। अभी जब कंटिन्यू आप बोल रही थी तो मुझे समझ में और लग रहा था कि कोई इंसान इतना करा कैसे लेता है।
मतलब हम अपना आकलन कर रहे थे कि इतना कोई कैसे करा सकते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपके जैसे कार्यकर्ता अगर हों तो गुरुदेव माता जी के हाथ मजबूत ही होंगे, बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। आइए अगले क्रम में हमें मैं तुलसी नहीं दीदी करती बालों हूँ, सब को गुरुदेव आमंत्रित करा करती देते हैं। वही करते हैं दीदी, गुरुदेव ही करते हैं, हैं। बस जी उनकी जी, प्रेरणा बनी रहे। गुरुदेव ही करते हैं, आपको थोड़ी ज्यादा दे दी है। तुलसी दीदी आइए। जी, आदरणीय राठौर भैया जी, कुंती दीदी जी, रुक्मणी दीदी, सभी दीदियों को प्रणाम। और इस मीटिंग में जुड़े हमारे सभी, गुरुदेव कहते हैं अध्यापक हैं युग निर्माता, छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। निश्चित ही हमारे युग निर्माता जो भी शिक्षक भाई और बहन जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ। आज का मुख्य विषय शालाओं में नैतिक शिक्षा का। मैं बताऊं, हमारे यहाँ स्कूल में बैच लेते नैतिक शिक्षा में। अब सरस्वती माता का पूजन वंदन आरती ये तो पहले से ही चले आ रहा है। तो पूजा आरती के बाद नया जो मैंने शुरू किया है, फर्स्ट जिस दिन शनिवार को शुरू की मैं, उस दिन तो बच्चों का विद्यारंभ संस्कार कराई। तो विद्यारंभ आरंभ संस्कार के लिए उनके पालक को भी बुलाया गया था। पालक जब आए तो उनको विद्या आरंभ संस्कार क्या है इसके बारे में बताया गया। दीदी मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी दीदी। जी जी। हाँ। तो जिस दिन विद्यारंभ संस्कार कराना था दीदी, उस दिन उनके पालकों को भी बुलाया गया, साथ में जो भी अपने जनप्रतिनिधि हैं उन सब भाइयों को भी मैंने इनवाइट किया था कि वास्तव में नैतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये भी जाने। और उनको वो लोग बोले भी दीदी इसके कराने का उद्देश्य क्या है, तो मैं बताई उनको जैसे अपन स्कूल में शिक्षा देते हैं, शिक्षा एक वर्ष तक रहता है, पाठ्यक्रम कंप्लीट किए परीक्षा दिए खत्म हो जाता है। शिक्षा निश्चित ही हमको साक्षर बनना सिखाती तो है, लेकिन वास्तव में जो विद्या है, विद्या के माध्यम से एक मनुष्य जो है वो सार्थक मनुष्य बनता है, मनुष्यता उसमें आती है। और वास्तव में व्यक्तित्व ढालने का यह शुरुआती दौर है। यहाँ विद्या देकर उनको अच्छी अच्छी बातें बताकर वास्तव में हमारा उद्देश्य जो है नैतिक शिक्षा का, उसे हम पूरा कर सकते हैं। यही बताते हुए 18 बच्चों का मैंने विद्यारंभ संस्कार कराया। विद्यारंभ संस्कार ये पहले शनिवार की बात है। दूसरे शनिवार को, अभी चूंकि मैं इस स्कूल में नई नई गई हूँ और मेरे जो अच्छे बच्चे जो मंत्र सीख चुके थे वो बच्चे अब मिडिल में चले गए। मैं पांचवी प्राथमिक की टीचर हूँ असल में। तो बच्चे छोटे छोटे हैं दीदी। तो सबसे पहले तो मैं इनको अभी गुरु आवाहन है, माँ सरस्वती वंदना है, गणेश भगवान का वंदना है, सरस्वती माता का, ये सब पहले मंत्र उनका उच्चारण सिखा रही हूँ। उसके बाद में 5 बार गायत्री महामंत्र इस भाव से उनको बोलती हूँ कि जैसे हम सभी गायत्री मंत्र बोलते हैं तो क्या देखेंगे। तो पहले तो आप लोग आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करके हम लोग को देखना है कि हे भगवान, आप जो भी मानो, क्योंकि कुछ ऐसे दीदी हमारे जैसे आदिवासी क्षेत्र के हैं तो वो लोग थोड़ा गायत्री परिवार से थोड़ा दूरी रखते हैं, तो वो सबको एक जैसे नहीं दिया जा सकता। तो उनको बताती हूँ हम जो भी देवी देवता की पूजा करें उनका ध्यान करें, और साथ में ही मतलब उनसे प्रार्थना करें कि कैसे हमको सद्बुद्धि मिले। और सद्बुद्धि के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र का भावार्थ भी उनको बताया गया। और गायत्री मंत्र डेली मतलब प्रति शनिवार को नैतिक शिक्षा के दिन में 5 बार गायत्री मंत्र, 3 बार महामृत्युंजय मंत्र, और इस तरह करते करते उनको पूरा मंत्र के बारे में बताया। फिर उसको प्रतिदिन उठ के धरती माता का प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करके ही बिस्तर से उठे और भगवान को धन्यवाद दें। ये सब बातें जो जनरली अपन वो करते हैं सब बच्चों को बताते हैं। फिर उसके बाद में सरस्वती पूजा आरती के बाद में हमारे यहाँ प्रसाद बांटते, तो प्रसाद बांटने में थोड़ा बच्चों का हल्ला चलता है, तो उस समय बच्चे जल्दी जल्दी प्रसाद बांट लेते हैं। फिर उसके बाद में गीत कहानी चलता है। तो गीत जैसे हम बोलते हैं कि गीत ऐसा हो जो शिक्षाप्रद हो, या फिर भक्ति गीत हो, देशभक्ति गीत हो, या फिर अपने जो भी उससे संबंधित अध्यात्म से ये सब गीत हो, तो उसको गाते हैं। तो गाने के बाद उससे पूछते हैं आप गाए उसका क्या मतलब, तो उसको बताते हैं। बच्चे नहीं जानते, हंस देते हैं। तो उसको बताया जाता है कि देखो बेटा, ये जो हम गा रहे हैं वो केवल लिखा हुआ को पढ़ नहीं रहे हैं, इसका भाव ये होता है। तो हम जब गाते हैं तो हमको ऐसे भाव हमारे में आना चाहिए। इस तरह उनको बताया जाता है। फिर उसके बाद सवेरे उठ के आप लोग
उषापान कीजिए, क्योंकि हमको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहोगे तभी अच्छे नंबर पास हो पाओगे। बच्चों को बताया जाता है आपको अच्छे नंबर से पास होना है कि नहीं होना है। बच्चे बोलते हैं होबोन मैडम, होमन होबोन मैडम, तो फिर इसके लिए बच्चों को पढ़ने के पहले गायत्री मंत्र बोलना बताया जाता है। बच्चे गायत्री मंत्र के साथ बोलते हैं। और चूंकि प्रार्थना के समय तो हमारे यहाँ बहुत सारे प्रार्थना कराते हैं, टाइम लग जाता है और ऐसी स्थिति है गांव में कि बच्चे बेहोश होके गिर जाते हैं, तो मैं वहां तो गायत्री मंत्र नहीं बुलवाती। कक्षा में जब बच्चे बैठते हैं तो बच्चों के बैठने के बाद में ही उनको गायत्री मंत्र बुलवाती हूँ। और बच्चे यहाँ तक ये हैं कि पहले नमस्ते भी नहीं करते थे, लेकिन आजकल प्रणाम टीचर जी बिल्कुल ये सब बच्चे बोलने लगे हैं। तो बिल्कुल प्रणाम करेंगे, तो उनको प्रणाम का महत्व भी मैं बताई, प्रणाम क्यों करना चाहिए अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, ये सब बात बताई। तो बीच बीच में मैं जैसे नैतिक शिक्षा कर लेती हूँ तो अपने जो जन प्रतिनिधि हैं उनको भी बोल के रखी हूँ, तो कभी कोई आ जाता है कभी नहीं भी आता है। तो आते हैं तो उनको भी मैं बताती हूँ कि आप जैसे स्कूल में निरीक्षण के लिए आते हैं तो वैसे बच्चों के माता पिता से भी मिलिए और वास्तव में जो शनिवार को कराया जा रहा है उस पर उनका ध्यान आकर्षित कीजिए कि कैसे टाइप से मतलब बच्चों के यहाँ सिखाया जा रहा है। पुस्तक पढ़ना लिखना प्रश्न उत्तर याद करना ये तो सभी सिखाते हैं, लेकिन उसके जो भी नैतिक शिक्षा की क्लास चल रही है वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि छोटे बच्चे बहुत चुलबुले, बैठ रहो जैसे ध्यान कराते रहो तो ध्यान कराते कराते उसको पेन चुभा देंगे तो उसको चिमट देंगे, कुछ कर देंगे, इस तरह हंसी मजाक करते रहते हैं। तो उनको उस तरीके से फिर बीच में रोककर अच्छी अच्छी कहानी बताओ। इस तरह से दीदी मेरा हर हमेशा एक ही तो नहीं रहता, बच्चों की मन स्थिति को देखते हुए उनकी इच्छा को देखते हुए समय बदल बदल के उनको बताती हूँ। तीज त्योहार आता है तो हम लोग त्योहार क्यों मनाते हैं, ये हमारे राज्य की संस्कृति है कि ये हमारे देश की संस्कृति है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। और एक और है दीदी, जैसे हमारे यहाँ बच्चों का जन्म दिवस संस्कार जैसे मनाते हैं तो प्रार्थना स्थल में ही जिन बच्चों का जन्म दिवस है उसको सामने खड़े कर देते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू करके, फिर वो बच्चा सबको प्रणाम करके फिर खड़े हो जाता है। तो मैं अभी शुरू तो नहीं की हूँ, लेकिन योजना है कि नेक्स्ट सैटरडे में इस हफ्ते जिन बच्चों का भी जन्म दिवस संस्कार है उसको अपन नैतिक शिक्षा की क्लास में जन्म दिवस संस्कार मनाएंगे, ऐसे योजना भी बनी है। अभी मैंने शुरू तो नहीं किया है, बस इसी तरह अभी फिलहाल मैं सामान्य स्थिति में दीदी, क्योंकि मेरे तो प्राथमिक के बच्चे हैं और जो अच्छा सीख चुके थे वो 5वीं से निकल गए हैं। तो अभी फिलहाल यही सब दोहा मंत्र वगैरह, गुरु वंदना और भक्ति गीत जो है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, ये सब चीज को अभी बेसिक चीज में मैं सिखा रही दीदी। आगे जैसे स्थिति बनेगी उसी हिसाब से और आगे बढ़ूंगी। प्रणाम दीदी, धन्यवाद। हो गया दीदी जी, प्रणाम। मैं कौन कीजिए दीदी। हाँ दीदी, कॉल उस समय लिया आप करनी है। ये समय ध्यान देने वालों से हमारे हायर सेकेंडरी टीचर हैं उनको मैं बुलाना होगी। हमारे आदरणीय चंपेश्वर भी जुड़े हुए हैं। चूंकि भैया शिक्षा को निभाना बहुत बड़े कार्य करता है, वो विद्यालय में क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं और क्या करते हैं वो, इन पर मैं विचार करती हूँ। हमारे आदरणीय चंपेश्वर भैया। चंपेश्वर भैया का माइक दीदी नहीं खुल पा रहा है क्या? आप सभी को प्रणाम। आवाज आ रही है दीदी? जी जी रुक्मिणी भैया। दीदी आवाज आ रही है? जी भैया, जी जी।
जितने भी हमारे शिक्षक साथी भाई बहन जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मुझे तो सुनने में मजा आ रहा था, कितना सुंदर सुंदर बात आप सब लोग बोल रहे थे और कितना महान काम आप सभी लोग कर रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था सुन करके। निश्चित रूप से जो काम आप सबके माध्यम से हो रहा है वो युग निर्माण योजना का ही एक अंग है। छोटा मोटा काम मैं भी अपने विद्यालय में कर लेता हूँ और रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता है। क्योंकि 9th 10th मैं लेता हूँ, 9th 10th पर मेरा अच्छा कब्जा रहता है और मांसाहार के ऊपर, नशा के ऊपर बहुत अच्छा रहता है, गायत्री मंत्र के ऊपर बहुत अच्छा रहता है। और हर साल बहुत सारे बच्चे मेरे दीक्षा भी लेते हैं। और इस साल आपको आज जानकर आश्चर्य होगा, हम लोग इस साल 5 कुंडी यज्ञ हमारे स्कूल में किए हैं और इसका परिणाम ये हुआ कि उसमें बहुत सारे बच्चे दीक्षा लिए। और जो बच्चे दीक्षा लिए, जितने बच्चे दीक्षा लिए हैं, वही बच्चे कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं सब में प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं। वो सब दीक्षा वाले ही बच्चे हैं। एक बच्चा टॉप 10 के लिए 4 नंबर के लिए चूक गए और वो बच्ची भी दीक्षा के लिए बैठी थी और अच्छा रिजल्ट रहा। मैं संस्कृत विषय पढ़ाता हूँ, वो बच्ची मेरे विषय में 99 नंबर ला करके मेरा सिर ऊंचा किया है उन्होंने। तो गायत्री मंत्र प्राय प्राय बच्चे लोग बोलते हैं और मैं, जो बच्चे मेरे विश्वास पात्र हैं, जो मेरे फॉलोवर हैं, उन सब बच्चों को मैं गायत्री मंत्र अनिवार्य रूप से साधना करने के लिए बोलता हूँ। और बहुत से बच्चे यज्ञोपवीत भी धारण किए हैं। आज भी एक बच्ची मुझे यज्ञोपवीत मंगाया, मैंने उनको ले जाकर के आज यज्ञोपवीत भी दिया। तो वो मान करके चलिए कि उनके माता पिता वो इसी बहाने वो गायत्री परिवार से भी जुड़ गए हैं। उनके माता पिता बहुत खुश रहते हैं। उनके माता पिता से ही मेरा बातचीत होते रहता है बराबर। और कभी भी उनके घर में भी कोई समस्या आएगा, बच्चों के लिए भी, प्रति भी, तो बराबर मुझे फोन करके पूछते हैं। डेली किसी न किसी बच्चे के घर से मेरे पास फोन आते ही रहता है। मैं तब मैं उनके घर तक भी अच्छा संबंध बनाने का प्रयास करता हूँ। और आप लोग तो बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी काम कर रहे हैं। मैं प्रांत के होने के नाते आप सबसे एक निवेदन करूंगा। गायत्री सोनी दीदी बहुत अच्छा काम कर रही है, सही बहनें बहुत अच्छा काम करे। कई बहनों का मैंने सुना मुस्लिम एरिया में जाकर के भी अच्छा काम कर रहे हैं। जो जो काम आपके माध्यम से हो रहा है उसे आप प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में जरूर दीजिए। मान लो यदि आपसे देते नहीं बनता है तो आप मैटर बनाइए, फोटो लीजिए और आप मुझे दे दीजिए, आपका मैटर छप जाएगा। क्योंकि अब हमारा 2 पेज, छत्तीसगढ़ के लिए 2 पेज शांति कुंज दे रही है। 2 पेज में हमारा गतिविधियों का उसमें वर्णन रहेगा। आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, करबद्ध प्रार्थना है कि प्रज्ञा अभियान पाक्षिक को आग की ज्वाला की तरह आप लोग फैलाइए और उसमें जितना गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों को प्रज्ञा अभियान पाक्षिक में दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पाक्षिक का सदस्य बनाइए। स्कूलों में, कॉलेजों में, ग्राम पंचायतों में, बैंकों में, कर्मचारियों के पास, दुकानों में, सब जगह हमारा प्रज्ञा पाक्षिक जाए और सब लोग जो है प्रज्ञा पाक्षिक को पढ़ करके ये समझे कि देखो गायत्री पर्व के माध्यम से कितना महान और कितना जबरदस्त काम हो रहा है। आप में से आज जितने भाई बहन जुड़े हैं, यदि आप प्रज्ञा पाक्षिक नहीं मंगा रहे हैं या प्रज्ञा पाक्षिक नहीं बांट रहे हैं, आपसे मेरा पुनः निवेदन है, अपने अपने नाम से कम 25-25 का प्रज्ञा पाक्षिक बुक करें और उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं इसको। क्यों? क्योंकि हमारे गायत्री पर्व के माध्यम से बहुत काम हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया में चलता है, मोबाइल में चलता है, आते जाते रहता है और इतना ज्यादा व्हाट्सअप आता है कि लोग उसको देख नहीं पाते। लेकिन प्रज्ञाहरण पाक्षिक ऐसा है जो 1 घंटे के अंदर या आधे घंटे के अंदर पूरा पाक्षिक पढ़ डालेंगे आप। तो इसका विस्तार ज्यादा से ज्यादा करें आप सभी लोग। ऐसा आप सभी से निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे मौका दिया, आमंत्रित किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रुक्मणी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद, कुलदीप भाई को धन्यवाद, पुरुषोत्तम भैया को धन्यवाद, सभी दीदी भैया जुड़े हैं सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने बहुत अच्छी बात इसमें रखी कि हमारे जितने फाइटर शिक्षक शिक्षिकाएं हमारे भाई बहन हैं जो कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन अपने विद्यालय में कर रहे हैं, उनको फोटो सहित तो सूचना दें ताकि प्रज्ञा अभियान का वो हिस्सा बने। और वास्तविक में देखा जाए तो सही बात। एक निवेदन और करना चाह रहा था, एक मिनट, एक निवेदन और करना चाह रहा था। क्योंकि हमारा 3 ग्रुप बना है शिक्षकों का और आज जितनी संख्या यहाँ पर जुड़ी हुई है 89 भी दिख रहा है, लगभग 100 के नीचे था, ये पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कुलदीप भैया से भी, रुक्मणी दीदी से भी, एक गोष्ठी अच्छा से प्रचार प्रसार करके एक बार और किया जाए इसको
है ना। और बहुत सारे और हमारे अनुभवी भाई बहन हैं जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनका भी अनुभव और लीजिए, और एक अच्छा प्रचार प्रसार करके जितने और हमारे शिक्षक साथी हैं जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी एक बार और अवसर दीजिएगा, और एक मीटिंग कुछ दिन बाद में और रख लीजिएगा, ये निवेदन है। धन्यवाद। जी भैया, बिल्कुल आपके सानिध्य में कह सकते हैं, नेतृत्व में ये पुनः एक बार किया जाएगा। आइए, मैं अंत में हमारे आदरणीय कुलदीप भैया को मैं आमंत्रित करती हूँ। इसके पश्चात और भी भाई बहन जो प्रश्न पूछना चाहेंगे या अपने से कुछ ऐड करना चाहेंगे तो वो भी आमंत्रित रहेंगे। अभी अभी कुलदीप भैया से मैं विचार लेना चाहूंगी। समग्रता से भैया सुने भी हैं और अतिरिक्त भैया अपने विद्यालय में परिवर्तन कर ही रहे हैं, तो सबको देखते हुए अपने विद्यालय में जो परिवर्तन की है उसको भी देखते हुए भैया अपना विचार हम सब भाई बहनों के समक्ष रखेंगे, सलाह के रूप में, एडवाइस के रूप में। आदरणीय कुलदीप भैया। जी दीदी, मेरा एक सुझाव था दीदी, क्योंकि समय हो रहा है तो राठौर भैया जी का मार्गदर्शन लेते, ऐसा मेरा विचार था। सभी के तो विचार आ गए। हाँ भैया, कुछ कुछ आप बोल लीजिए, फिर भैया बोलेंगे, फिर। आप सभी को सादर प्रणाम। आदरणीय राठौर भैया जी, कुंती दीदी और चंपेश्वर भैया, रुक्मणी दीदी और सभी शिक्षक भाई बहनों को, कार्यकर्ता भाई बहनों को सादर प्रणाम। वास्तव में जितनी बातें कही गई वो सारी बातें महत्वपूर्ण रही और सभी अनुभव की बातें रही। एक वो होता है जो हम सैद्धांतिक कहते हैं, एक होता है जो व्यवहारिक में जो उतरी बातें होती हैं। और बड़ी खुशी है कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं किसी न किसी रूप में नैतिक शिक्षा संस्कारशाला अपने विद्यालय में चला रहे हैं। बस कुछ निवेदन 5 मिनट में, क्योंकि समय कम है तो रखने का प्रयास करूंगा। अक्सर हम जब शिक्षक के रूप में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षक साथी हमारे विचारों से तालमेल रखें। तो सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए कि उन सभी शिक्षकों के साथ हमारा तालमेल बढ़िया हो, वैचारिक तालमेल बढ़िया है, सबके साथ मिलजुल के रहने का प्रयास करें। और हमारे व्यक्तित्व से वो जान जाए कि इनके अंदर जो अच्छाई है इसलिए है क्योंकि गायत्री परिवार से हैं। तो हमारा व्यक्तित्व ही गायत्री परिवार का परिचय दे दे तो फिर बहुत सारी बातें अपने आप आसान हो जाती हैं। और व्यक्तित्व कहने से हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारी वेशभूषा, क्योंकि बच्चे तो हमारे साथ 1 साल 2 साल नहीं, 3 3 4 4 साल रहते हैं, एक एक चीज का अवलोकन करते हैं, तो व्यक्तित्व ही बहुत सारी बातें बता देते हैं। और उसी प्रकार हमारे शिक्षक साथी से भी अगर हमारा तालमेल बढ़िया है तो बहुत सारे कार्य करने में सहज आसानी हो जाती है। तो उसमें हम उनको ही आगे लाएं, जैसे बच्चों, जैसे जो कुछ जो बातें कहनी है तो स्वयं न कर करके बच्चों के माध्यम से बुलवाएं। जो सम्मान देना है अपने शिक्षक साथियों के माध्यम से दिलवाएं, तो उनको ज्यादा अवसर दें, उनको ज्यादा मंच दें और हमारा कार्य भी होता रहे, तो इसमें ज्यादा सफलता मिलती है। मैं एक विद्यालय के शिक्षक के बारे में बताना चाहूंगा जो हमारे साथी हैं। तो उनके विद्यालय की गतिविधि संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। उनका जो शुभारंभ होता है, उनके यहाँ जो विद्यालय में जो प्रारंभ होता है तो प्रार्थना से प्रारंभ होता है। प्रार्थना में उनके यहाँ बच्चे जो है डपली से ही प्रार्थना करते हैं। डपली सभी बच्चों का प्राय प्राय हर साल कोई ना कोई बच्चे डपली सीख ही जाते हैं। प्रार्थना होती है, उसके पश्चात जन्मदिन, हर दिन जिन बच्चों का जन्मदिन है, जन्म दिवस होता है और सभी शिक्षकगण का तिलक करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हैं उनके सम्मान के लिए। और इसके पश्चात फिर हर कालखंड की जो शुरुआत होती है, अच्छा सुविचार भी होता है। सुविचार में संकल्प को अलग अलग टुकड़ों में अभी प्रारंभ किया गया, इससे पहले बच्चों के द्वारा अलग अलग सुविचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जो ये सुविचार की व्याख्या भी बच्चों के द्वारा होती है। उसके बाद फिर प्रथम कालखंड जो होता है तो उसमें शुभारंभ जो होता है तो हर कक्षा के जो मॉनिटर हैं वो अपने कक्षा शिक्षा के आने के पहले संक्षिप्त ध्यान करा देते हैं और ध्यान में एक अच्छा माहौल बन जाता है। शिक्षक के आने के पहले ध्यान का क्रम हो जाता है और हर शनिवार को विस्तृत ध्यान होता है, जिसमें बच्चों के माध्यम से ये विस्तृत ध्यान होता है। और साथ में फिर सांस्कृतिक जो गतिविधियां निरंतर होती हैं। कुछ कुछ बातें, चूंकि समय कम है तो विशेष बातें ही कहना चाहूंगा। संस्कृति मंडल उनके यहाँ बना हुआ है, उस विद्यालय में बना हुआ है, जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में बैठते हैं। और संस्कृति मंडल में हर दिन जो खेल पीरियड होता है उसमें गोष्ठी होती है, उन बच्चों के माध्यम से बौद्धिक परिचर्चा होती है। और इसके साथ ही साथ जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं भी प्रेरणाप्रद होते हैं, किसी प्रकार के
इसमें फिल्मी संगीत या बेहुदे संगीत नहीं होते, प्रेरणा प्रदीप सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। और बच्चों के माध्यम से जो भी पर्व त्योहार है उसका प्रेरणा प्रस्तुति होता है। और उन शिक्षक ने एक और प्रयास किया कि केवल विद्यालय तक रहने से बात नहीं बनेगी, अगर हमको आगे बढ़ना है तो उन बच्चों के बीच में जाना पड़ेगा। तो वो गांव में भी रहते हैं जहाँ से बच्चे आते हैं, और वहाँ उन्होंने सबसे पहले बाल संस्कारशाला चलवाना प्रारंभ किया, प्रयास किया उन्होंने। सफलता नहीं मिल पाई, वहाँ के पुराने बच्चे चला पाए, सफलता नहीं मिल पाई। तो उन्होंने जिन जिन गाँव से बच्चे आते हैं उन गाँव में स्वयं जाकर के, जो कि संध्या रविवार शनिवार रविवार को वो अपने घर चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हर दिन सुबह सुबह, सोमवार मंगलवार बुधवार 7 बजे से 8:30 बजे तक स्वयं अलग अलग गांव में जहाँ जहाँ से बच्चे आते हैं बाल संस्कारशाला चलाना शुरू किया। और उनको देख करके युवा बच्चों को लगा कि हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, सर को ये चलाना पड़ रहा है। बाद में फिर वो बच्चे तैयार हुए, युवा बच्चे तैयार हुए, संस्कारशाला चलने लगे। और बाद में फिर धीरे धीरे फिर ऐसा प्रभाव पड़ने लगा कि फिर वहाँ संस्कारशालाएं चलने लगी। और उसके पश्चात फिर युवा शिविर आसपास हुआ, वहाँ पर बड़ी संख्या में 2-3 गांव के बच्चे गए। और आज मतलब बड़ी अच्छी स्थिति है, सभी जगह युवा मंडल बना हुआ है। और इस युवा मंडल के माध्यम से हर अलग अलग दोनों तीनों गांव में अलग अलग दिन गोष्ठियां होती हैं और बाल संस्कारशालाएं चलती हुई गतिविधियां चलती हैं। और उसमें कर्मकांड और सारे संस्कार कराने की टीम भी हर गांव में 2-3 बहनों की बन चुकी है। और बाल संस्कारशाला की प्रशिक्षक टीम और युवा शिविर में भी वहाँ के कुछ भाई बहन कक्षाएं लेते हैं। तो प्रशिक्षक टीम भी तैयार है और आज बहुत अच्छी स्थिति में गतिविधियां चल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा विद्यालय से हट करके गांव में भी प्रवेश करें, पालकों के साथ संपर्क बनाए, पालकों के साथ आत्मीयता बनाए, बच्चों के साथ आत्मीयता बनाए, और एक व्यक्ति तो हमारा गांव में दिखे कि ये जो शिक्षक आए हैं वो हमारे बच्चों के हित के लिए आए हैं, गांव के हित के लिए आए हैं, उनका विश्वास सहज रूप से हो जाए, तो बहुत सारी बातें अपने आप आसान हो जाती है, अपने आप सरल हो जाती हैं। और आप सभी शिक्षक भाई बहन अपने जो अनुभव किए वो बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। और मेरा ये सुझाव था कि एक क्रम ब्राउचर के रूप में कि हम विद्यालय में क्या क्या कर सकते हैं, एक क्रम बनाने का प्रयास होगा। उस ब्राउचर को ग्रुप में डाला जाएगा। मतलब मेरा ये कहना नहीं है कि आप लोग मतलब के लिए कुछ नया होगा, आप लोग तो कर ही रहे हैं। लेकिन अगर इसके माध्यम से अगर हम कुछ करने का प्रयास करें, जो क्रम बना है उसके माध्यम से करने का प्रयास करें, तो और हम बेहतर कर सकते हैं। ऐसा मेरा विचार और सुझाव था। और साथ ही जिस गांव में ऐसे शिक्षक नहीं है जो उस ढंग से विद्यालय में कार्य कर सकते, तो वहाँ पर हमारे नए कार्यकर्ता भाई बहन हैं, वो उस विद्यालय को गोद ले सकते हैं। चाहे वो मिडिल स्कूल में, प्राथमिक शाला में शनिवार को नैतिक शिक्षा संस्कारशाला के रूप में हो, चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल में उद्बोधन के रूप में हो, 1-1 घंटे 2-2 घंटे का, ऐसा भी वो कर सकते हैं। और हायर सेकेंडरी शिक्षकों के लिए एक विशेष लाभ ये रहता है कि वो युवा शिविर की कक्षाएं आप अपने स्कूल में ले सकते हैं। आपके यहाँ प्रोजेक्टर लगा होगा, तो प्रोजेक्टर से आप समय समय पर कक्षाएं ले सकते हैं। और चूंकि आप शिक्षक हैं तो आपके पास खाली समय पूरा रहता है, मतलब जो भी पीरियड खाली है उसको आप एंगेज करके आप उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं और विस्तार से लाभ उठा सकते हैं। तो एंगेज करने के लिए तो मुझे लगता है कि हर शिक्षक को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। कोई नहीं जाए, मैं जाऊंगा, खाली पीरियड मैं अटेंड करूंगा। और अपनी कक्षा में भी आप थोड़ा सा समय कुछ न कुछ मार्गदर्शन के लिए जरूर निकालें, और बच्चों के साथ ऐसे ही आत्मीयता बनी। और मेरा एक भी निवेदन था कि हम अपने शिक्षकीय दायित्व को बहुत अच्छे से निभाएं। मतलब बच्चों को लगना चाहिए कि शिक्षक मेरे पढ़ाई के लिए प्राणपण से तत्पर है। जब हम उनके लिए कुछ करेंगे तो बच्चे भी हमारे करने के लिए तैयार रहेंगे, तो निश्चित तौर पर उसमें सफलता मिलेगी। और कुछ मेरे पास वीडियो था, लेकिन चूंकि समय कम है, कुछ फोटोग्राफ भी था जिसको दिखाने से शायद अच्छा लगता, क्योंकि वो प्रैक्टिकली था, प्रैक्टिकली किया हुआ है, चाहे वो ध्यान का हो, चाहे व्यसन मुक्ति रैली का हो, चाहे उद्बोधन का हो। लेकिन चूंकि समय कम है इसलिए अभी तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन ग्रुप में वो जरूर रहेगा जिसको आप देखिएगा। बस इतना ही कहकर अपनी वाणी पर। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया बोल रहे थे कि किसी विद्यालय में करके, वो अपने ही विद्यालय के बारे में बता रहे थे। भैया भैया जी जान लगा के काम किए हैं, गांव में जाकर काम किए हैं। आज जो बाल संस्कारशाला जो सुबह सुबह लगता है उसके लिए भैया संपर्क करते हैं, गांव में जाते हैं। और इनके ही बच्चे हैं जो आज युवा मंडल बनाकर खड़े हो गए हैं, आज युवा शिविर में कक्षा ले रहे हैं, बाल संस्कारशाला चला रहे हैं। और क्लास में जो भी क्लास खाली होता है जाकर भैया ही घुस जाते हैं, पूरा एंगेज
एंगेज कर डाले हैं अपने बच्चों को, पूरी तरह से परिवर्तन प्राणपण से कर चुके हैं। और ये मतलब कह सकते हैं कि गुरु की एक प्रेरणा, विशुद्ध प्रेरणा भैया के हृदय पे उतरता है और उसके साथ साथ वो बच्चों के हृदय में जाकर घुस जाता है। तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन भैया लाए हैं और इसी कारण भैया इसको अच्छे से बता पा रहे हैं कि हमको और क्या क्या कर सकते हैं करके। तो कोशिश रहेगी भैया आपके अनुकरणीय प्रयास आपने कहा, और अगली बार जैसे जम्बेश्वर भैया भी रखे कि एक बार और ये बैठक होनी चाहिए। ये बात हर शिक्षक को समझने की आवश्यकता है, और समझेंगे और हम विद्यालय में जाएंगे तब जाके जो परिवर्तन हम लाना चाहते हैं एक शिक्षक के रूप में, वो अवश्य हमको सफलता मिलेगी। आइए मैं अंतिम कड़ी के रूप में आदरणीय राठौर भैया जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। भैया आए और आशीर्वचन के रूप में हम सब भाई बहन को दो शब्द जरूर कहें। आदरणीय राठौर भैया। भैया है या नहीं भैया? क्योंकि भैया वीडियो में नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। नहीं। हाँ कोई बात नहीं दीदी, चलिए कोई बात नहीं। कोई आवश्यक काम आ गया होगा तो इधर उधर होंगे भैया। समय भी चूंकि हो चुका है, हमारे बहुत सारे शिक्षक अभी वही शिक्षक अभी बाकी है, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए आज की बैठक को यहीं पर विराम देंगे। लेकिन जैसे कि भैया लोग कहे हैं कि हाँ एक बार और बैठक होनी चाहिए, तो मैं भी चाहती हूँ कि ये बैठक और भी हो, और भी अनुभव आने चाहिए, क्योंकि अब तो हमको पूरी तरह से कमर कस के मैदान में उतरने हैं, तब जाके हमको सफलता मिलेगी। हम जानते हैं कि बाल संस्कार शाला आप बच्चों के माध्यम से चलाना चाहते हैं, तो बच्चे स्वयं के शिक्षा के लिए अग्रसर रहते हैं तो उतना नहीं कर पाते हैं। तो हम अगर नैतिक शिक्षा अपने विद्यालयों में लगाएं तो बाल संस्कार शाला का जो आवश्यकता है उसको कहीं ना कहीं फुलफिल करने में हम लोग को सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी बात है। आज हमारे जितने भी शिक्षक साथी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, सबके अनुभव काफी अनुकरणीय हैं। कुछ नेटवर्क समस्या के कारण कुछ बहनों भाइयों के हम लोग आज अनुभव नहीं ले पाए हैं, और लिस्ट में और भी नाम है जो भैया बहन जुड़ नहीं पाए हैं, वो भी हैं। तो अगली बार के लिए अवश्य आप लोग जुड़ें, और जो भी नया नया एक्सपेरिमेंट और करिए और उसको आकर यहाँ शेयर कीजिए कि और क्या कर सकते हैं, इन पर भी विचार कीजिएगा। तो भैया लोग से मैं अब चाहूंगी कि आप शांति पाठ करते हैं, ऐसा है। जम्बेश्वर भैया, कुलदीप भैया बताएं, शांति पाठ करें भैया, क्योंकि समय की मांग है। एक शिक्षक के रूप में शिक्षक की गरिमा को हम कैसे बचा कर रखें, और हमारे राष्ट्र के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है इसको हम समझें, और आने वाले हमारे जितने पीढ़ी हैं उसको कैसे हम निखारें, इसमें इसको हमको ज्यादा से ज्यादा सीखें और इसको हम सफल बनाएं। इस उद्देश्य के साथ आइए आज शांति पाठ करते हैं। ओम देहो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति।